जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो, वेलकम टू पाहोजा लॉ एकेडमी। पाहोजा लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक आपके लिए पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। आपने देखा होगा कि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पे वीडियो लेकर आया हूँ। इसको इंग्लिश में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये इकोलॉजी जो शब्द है, इकोलॉजी शब्द को देने वाला कौन है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इकोलॉजी शब्द जो दिया है वो ईपी ओडम, एक ईपी ओडम नामक वैज्ञानिक थे। ईपी ओडम नामक वैज्ञानिक ने इकोलॉजी शब्द दिया है और ईपी ओडम जो वैज्ञानिक रहे हैं, इन्होंने हमें बताया है कि पारिस्थितिकी में दो कारक होते हैं। एक कारक होता है हमारा जैव कारक और एक कारक होता है हमारा अजैव कारक। जो बेटा ये जैव कारक होता है इसको बोला जाता है बायोटिक, अजैव कारक को बोला जाता है एबायोटिक। तो बायोटिक कारक एंड एबायोटिक कारक, पारिस्थितिकी में जो तो कारक ईपीओडम ने बताए हैं, जैव कारक और अजैव कारक, इन दोनों कारकों का जो अंतर संबंध है, इन दोनों कारकों का अंतर संबंध, इन दोनों कारकों के अंतर संबंध को क्या कहा जाता है बेटा? वो कहा जाता है इकोलॉजी। यदि कोई आपसे पूछे इकोलॉजी क्या है, बायोटिक एंड एबायोटिक, जैव और अजैव जो कारक हैं, इन कारकों का जो अंतर संबंध है, इन कारकों का अंतर संबंध क्या कहलाता है आपका? यानी पारिस्थितिकी कहलाता है। ये क्वेश्चंस एक बार पूछा था एग्जाम ने कि पारिस्थितिकी क्या है, तो बायोटिक एंड एबायोटिक कारकों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है एग्जाम में पीछे। पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी शब्द को देने वाला कौन है? तो इकोलॉजी जो शब्द है बेटा, ये किसने दिया है? ईपी ओडम नामक वैज्ञानिक ने इकोलॉजी शब्द दिया है। अब जो बेटा इकोलॉजी में मेन चीजें क्या होगी? बायोटिक एंड एबायोटिक अर्थात जैव और अजैव कारक। बेटा ये जो आपके हैं जैव कारक और अजैव कारक, अजैव कारक और जैव कारक, अजैव कारक और जैव कारक का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। तो आपको अजैव कारक में पता होगा कौन कौन है बेटा, और जैव कारक में पता होगा कौन कौन है। यदि नहीं पता है तो मैं आपके साथ हूं, मैं बताने को तैयार हूं। अजैव कारक का मतलब है बेटा, आप समझ गए होंगे, एबायोटिक। ये क्या है बेटा? बायोटिक। तो एबायोटिक कारक कौन कौन से हैं? यानी वे कारक जिनमें जीवन नहीं होता है, वो कारक सभी अजैव कारक कहलाते हैं, और वो कारक जिनमें जीवन होता है, वो कारक सभी क्या कहलाते हैं? हमारे बायोटिक कहलाते हैं। जैसे आप एक बार समझ लीजिए, इसमें कौन कौन सा आ सकता है बेटा? वर्षा, वर्षा में जीवन नहीं है। तापमान, इसमें जीवन नहीं है। मरुस्थल, इसमें भी बेटा जीवन नहीं है। वर्षा, तापमान, मरुस्थल, पहाड़, घाटी, ये जो कारक हैं, इस तरीके के जो भी कारक आएंगे, वो सभी कारक क्या हैं बेटा? वो हमारे अजैव कारक हैं। यानी समुद्र तल से ऊंचाई, इस तरीके के जो सभी कारक आएंगे, वो बेटा सभी कारक कैसे होंगे आपके? वो सभी अजैव कारक होंगे। तो अब आप समझ लेना कि वे कारक जिन कारकों में जीवन नहीं है, जिनमें जीवन
नहीं है। वो क्या कहलाते हैं? सभी वो अजैव कारक कहलाते हैं। और जिनमें जीवन है वो क्या कहलाते हैं? हमारे यानी जैव कारक कहलाते हैं। बेटा यदि मैं बायोटिक कारक की बात करूं तो इसमें 3 मुख्य कारक आते हैं। एक बेटा होता उत्पादक, उत्पादक वही उत्पादक, एक होता बेटा उपभोक्ता, एक होता बेटा अपघटक। ये तीनों कारक किस में आते हैं बेटा? ये तीनों कारक हमारे किस में आएंगे? यानी जैव कारक में आएंगे। तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये तीनों चीजें आपने पीछे इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र की वीडियो पढ़ी होगी, वो देखी होगी वीडियो, तो उस वीडियो में आपने ये तीनों चीजें इकोनॉमिक्स में देखने को मिली होंगी। तो सेम वही उत्पादक जो इकोनॉमिक्स में थे वही यहाँ आएंगे, जो उपभोक्ता वहाँ था सेम वही है, जो अपघटक वहाँ थे वो यही है। यहाँ आपको समझना है बेटा एबायोटिक और बायोटिक कारकों में क्या आपस में इंटर रिलेशन है, इनका आपस में अंतर संबंध क्या है। तो मैंने पीछे आप एक बार ध्यान दीजिए बेटा, आपको बताया है आपका आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण अर्थात इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी शब्द को देने वाला बेटा ईपीओडम, और ईपीओडम ने इकोलॉजी में 2 कारक बताए हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, जैव और अजैव कारक। जैव और अजैव कारकों का अंतर संबंध बेटा क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। फिर जैव कारक कौन कौन से हैं और बेटा अजैव कारक कौन कौन से हैं, ये दोनों चीजें आपके क्लियर होगी। अब बेटा यहाँ एक नया यहाँ आपके लिए क्या है, यानी जैव और अजैव कारकों की अंतर क्रिया के स्तर कितने हैं। ये कई बार मैंने आपके एग्जाम में देखा है, काफी बारी एग्जाम में पूछा गया है। तो टॉपिक्स क्या है बेटा हमारा? पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, उसी के अंदर क्या है हमारा? जैव और अजैव कारक। जैव यानी बायोटिक, जैव एवं अजैव कारक। तो बेटा जैव एवं अजैव कारक यानी एबायोटिक, जैव एवं अजैव कारक या बेटा आप बोल सकते हो कारकों, जैव एवं अजैव कारकों के अंतर क्रिया के स्तर। डायरेक्ट बेटा यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, जैव एवं अजैव कारकों के अंतर क्रिया के स्तर कितने हैं। तो बेटा उसको ऑप्शन में देगा 2, 3, 4, 5। तो जैव एवं अजैव कारकों के अंतर क्रिया के स्तर कितने हैं बेटा? 4 स्तर हैं। वो स्तर हमें समझने हैं बेटा, वो 4 स्तर कौन कौन से हैं, और उन 4 स्तरों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। जो यूपी जुडिशरी है, बिहार जुडिशरी है, अर्थात भारत के जितने भी जुडिशरी के एग्जाम होते हैं सभी जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एवं स्टेट पीसेस के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अजैव और जैव कारकों के अंतर क्रिया के स्तर बेटा 4 हैं। तो पहला स्तर क्या है, यानी अजैव का अजैव के साथ संबंध। तो इसी तरीके से बेटा आपके आएंगे अजैव का फर्स्ट स्तर क्या है बेटा? अजैव का अजैव के साथ क्या संबंध है। फिर बेटा अजैव का यानी जैव के साथ बेटा क्या संबंध है। नेक्स्ट बेटा जैव का अजैव के साथ क्या संबंध है। नेक्स्ट बेटा जैव का जैव के साथ क्या संबंध है। ये क्या है बेटा? ये कारक हैं, यानी अजैव कारक, जैव कारक, जैव कारक, अजैव कारक, जैव कारक, जैव कारक। तो अजैव कारक और जैव कारक के अंतर क्रिया के स्तर बेटा कितने हैं? वो 4 स्तर हैं। और आपको लग रहा होगा कि सर ये दोनों तो मुझे सेम से नजर आ रहे हैं,
यानी अजैव कारक का जैव कारक के साथ क्या संबंध है और जैव कारक का अजैव कारक के साथ क्या संबंध है। सर बात तो एक ही है, अजैव का जैव और जैव का अजैव। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैं जब ये समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में तो सर बहुत बड़ा अंतर है। इन चारों से पूछा जाएगा कि भूमध्य रेखा की ओर जाने से त्वचा के रंग गहरे होते हैं, यह इकोलॉजी की कौन सी क्रिया का परिणाम है, या कौन सी क्रिया के स्तर का परिणाम है, या अनुकूलन प्रभाव निम्नलिखित में से किस क्रिया का परिणाम है। बेटा इस तरीके से आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बन के आएंगे। घबराना नहीं है, सभी क्रियाओं के 5-5, 6-6 एग्जाम्पल देके चलूंगा। इतना अच्छा बता के चलूंगा कि आपकी सारी चीजें समझ में आएगी। तो जैव कारक एवं अजैव कारकों के अंतर क्रिया के स्तर बेटा आपको कितने पता चले हैं? 4, और 4 ही बेटा होते हैं। यानी अब चारों पता चले तो बेटा फर्स्ट स्तर क्या है हमारा? अजैव का अजैव के साथ संबंध। अजैव के साथ जो संबंध है बेटा वो क्या है? अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर चलेंगे। ये एग्जाम्पल आपको बेटा पता होने चाहिए। अजैव कारक का अजैव कारक के साथ क्या संबंध है? अजैव कारक मेरे बोलते ही आपको समझ जाना है, वो कारक जिनमें जीवन नहीं है। तो ऐसे भी कारक हैं जिनमें जीवन नहीं है और वो ऐसे ही कारकों को प्रभावित करते हैं जिनमें जीवन नहीं है। अर्थात निर्जीव कारक निर्जीव को प्रभावित करता है। ऐसा आपने सुना नहीं होगा, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। बेटा आप देखो, जब आप ऊंचाई पर जाते हो, ऊंचाई पर जाने से जो तापमान है, तापमान में बेटा क्या होती है? वृद्धि। ऊंचाई पर जाने से तापमान में वृद्धि होती है। तो बेटा मैं आपको बताया था कि ऊंचाई कैसा कारक है? अजैव कारक। तापमान कैसा कारक है? अजैव कारक। बेटा हम पीछे चलते हैं, आपको कुछ चीजें हम एक बार रिवाइज कराएंगे। देखो आपको बताया था वर्षा, तापमान, मरुस्थल, पहाड़, घाटी, समुद्र तल से ऊंचाई आदि। ये सभी कैसे कारक हैं बेटा? ये सभी जो कारक हैं हमारे अजैव कारक हैं। देखो तापमान आ गया इसमें, ऊंचाई आ गया बेटा इसमें। क्लियर हुआ? तो जो अजैव कारक अजैव को बेटा कैसे प्रभावित करते हैं? अब आपको पता चला है कि ऊंचाई पर जाने से तापमान में वृद्धि होती है। तो अजैव कारक जब हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तो वृद्धि बेटा किस में हो रही है? तापमान में। तो क्वेश्चन आएगा ऊंचाई पर जाने से तापमान में वृद्धि होती है, यह इकोलॉजी की कौन सी प्रक्रिया का परिणाम है? तो बेटा वो ये चारों आपको ऑप्शंस में देगा। अजैव का अजैव के साथ, अजैव का जैव के साथ, जैव का अजैव के साथ, जैव का जैव के साथ। तो अब आप समझ गए ना बेटा किस तरीके से आपको ये करना है। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर लेके चलते हैं। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल आपका है, हम सेकंड एग्जांपल की ओर लेके चलें तो आपने देखा होगा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। यदि हम भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा को बेटा 0 अक्षांश रेखा कहा जाता है। यानी भूमध्य रेखा की ओर जाने से जो तापमान है, तो तापमान में बेटा क्या होती है? यानी वृद्धि। भूमध्य रेखा की ओर जाने से बेटा तापमान में वृद्धि होती है। तो तापमान में वृद्धि हो रही है, इधर तापमान कैसा कारक है? अजैव। इधर बेटा भूमध्य रेखा कैसा कारक है? अजैव। तो अजैव का अजैव के साथ संबंध। तो ऐसे आप बेटा 10, 20, 50 जितने आपका मन करे उतने एग्जाम्पल बना सकते हो, लेकिन फिर भी 3-4 एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपने देखा होगा बेटा जो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर बेटा सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो
तो इधर बेटा सूर्य की किरणें कैसा कारक है? अजैव कारक। बेटा इधर भूमध्य रेखा कैसा कारक है? अजैव कारक। तो वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यह इकोलॉजी की कौन सी अंतर क्रिया का परिणाम है? अजैव का अजैव के साथ, अजैव का जैव के साथ, जैव का अजैव के साथ, जैव का जैव के साथ। तो अब आप, मुझे भरोसा है कि अब आप क्वेश्चंस गलत नहीं कर पाएंगे, अब आप इसको अच्छे से समझ गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा हम लेकर यदि चलें तो तीनों एग्जाम्पल आपके समझ में अच्छे से आ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर चलें तो बेटा जो विषुवत रेखा है, आप इसको भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं, आप इसको विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में आता है कि विषुवत रेखा, कभी कभी आपके एग्जाम में आएगा बेटा भूमध्य रेखा, तो वो इसमें ये भी डाल सकता है कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, आपको घबराना नहीं है। विषुवत रेखा पर जाने से जो आपका तापमान है, तापमान में बेटा क्या होगी? वृद्धि। तो इधर बेटा विषुवत रेखा क्या है? वो अजैव कारक है। इधर बेटा आपका तापमान क्या है? अजैव कारक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं बेटा, आपको पता होगा कि वायुदाब किस पर निर्भर करता है? देखो बेटा वायुदाब, वायुदाब सीधा बेटा किस पर निर्भर करता है? तो ये तापमान पर निर्भर करता है, तापमान। तो वायुदाब का निर्भरता किस पे? तापमान पे है। तो वायुदाब कैसा कारक है? ये अजैव कारक है। तापमान कैसा कारक है? अजैव कारक है। तो वायुदाब की तापमान पर निर्भरता इकोलॉजी की किस अंतर क्रिया का परिणाम है? तो अब आप समझ गए ना, ये इकोलॉजी की जैव का अजैव के साथ अंतर क्रिया का परिणाम है। ये बात बेटा बिल्कुल क्लियर है। जब भूमध्य रेखा से, नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं, 6 एग्जाम्पल दे रहा हूं, यानी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा बेटा जब भूमध्य रेखा से नीचे की ओर जाते हैं, यानी नीचे का मतलब है बेटा समुद्र, तो तापमान जो होता है हमारा, तापमान में क्या आती है? कमी, तापमान में गिरावट आती है। तो तापमान कैसा कारक है बेटा हमारा? अजैव कारक। भूमध्य रेखा बेटा कैसा कारक है? अजैव कारक। यानी भूमध्य रेखा सीधे सीधे तापमान को प्रभावित कर रही है। वायुदाब सीधे तापमान को प्रभावित कर रहा है। विषुवत रेखा बेटा सीधे तापमान को प्रभावित कर रही है। तो दोनों ही कैसे कारक हैं? ये अजैव कारक। तो अजैव कारक का अजैव कारक के साथ संबंध जो है, ये इकोलॉजी की फर्स्ट अंतर क्रिया का परिणाम है। ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे बेटा, अजैव का अजैव के साथ बेटा क्या संबंध है, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे भरोसा है। तो मैंने आपको इकोलॉजी की 4 अंतर क्रिया बताई थी बेटा, आपकी फर्स्ट अंतर क्रिया क्लियर हुई है। अजैव का अजैव कारक के साथ क्या संबंध है, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने से तापमान में बात कर रहा हूं, भूमध्य रेखा से भूमध्य ऊंचाई पर जाने से तापमान में बेटा क्या होती है? वृद्धि होती है। भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा 0 बेटा, तापमान में वृद्धि हो रही है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। विषुवत रेखा की ओर जाने से तापमान में बेटा वृद्धि होती है। वायुदाब सीधा तापमान पर निर्भर करता है। अर्थात जब आप भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाओगे तो तापमान में कमी आएगी, जब ऊपर से आप भूमध्य रेखा की ओर आओगे तो तापमान में वृद्धि होगी। अर्थात ध्रुवों से किसकी ओर आना? भूमध्य रेखा की ओर। ये क्या है बेटा? नेक्स्ट एग्जाम्पल और है, मैं बात ध्रुवों की कर रहा हूं, यानी पोल। ध्रुवों से यानी भूमध्य रेखा, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने से जो तापमान है, तापमान इसमें क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। तो तापमान कैसा कारक है? ये बेटा अजैव कारक है। और भूमध्य रेखा कैसा कारक है? अजैव कारक है। और ध्रुव कैसे कारक हैं? ये भी अजैव कारक हैं। तो यह 3 चीजों के माध्यम से आपको समझना है। तो यानी अजैव का अजैव कारकों के साथ क्या संबंध है, मुझे भरोसा आपके ये चीजें समझ आई होगी बेटा। नेक्स्ट हम चलते हैं, यानी अजैव कारक का जैव कारक के साथ क्या संबंध है। अजैव कारक का बेटा
जैव कारक के साथ संबंध। एक एक चीज आपके लिए बेटा अच्छे से साफ लिखी जा रही है ताकि आप लोग बेटा इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सको और अच्छे से आप नोट डाउन कर सको। तो अभी आपने समझा जैव कारक का जैव कारक, अजैव कारक का अजैव कारक के क्या साथ क्या संबंध है। अब आप समझ रहे हैं कि अजैव कारक का जैव कारक के साथ क्या संबंध है। तो बेटा आपने देखा होगा जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं, मैं बात कर रहा हूं बेटा हम ध्रुवों से किसकी ओर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जब बेटा जाते हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने से जो त्वचा है, त्वचा के रंग बेटा कैसे हो जाते हैं, वो गहरे यानी काले। तो भूमध्य रेखा से बेटा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने से त्वचा के रंग गहरे होते हैं। तो बेटा आप ध्यान दो, त्वचा तो किसी जीव की होगी ना। आपने देखा होगा कि जब जो व्यक्ति ध्रुवों पर रहते हैं उनकी त्वचा के रंग बड़े गोरे होते हैं। आप देखो जम्मू कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति बहुत गोरे होते हैं, लेह में रहने वाले, लद्दाख में रहने वाले, हिमाचल प्रदेश में रहने वाले, अर्थात वे व्यक्ति जो ध्रुवों के पास रहते हैं, अर्थात यानी 0 देशांतर से जितना वो दूर रहेंगे उनकी त्वचा के रंग उतने साफ रहेंगे, और जितने भूमध्य रेखा के पास रहेंगे उतने त्वचा के रंग गहरे रहेंगे, अर्थात काले रहेंगे। तो देखो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने से त्वचा के जो रंग हैं वो कैसे होते हैं बेटा, गहरे होते हैं। तो त्वचा के रंग गहरा होना और भूमध्य रेखा की ओर यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाना, तो बेटा ये कैसा कारक है, अजैव कारक। और त्वचा के रंग, ये तो कोई मानव की त्वचा हो गया, किसी जानवर की होगी, तो ये कैसा होता है बेटा, यानी जैव कारक। तो अजैव का जैव कारक के साथ क्या संबंध आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा लेकर चलते हैं। आपने देखा होगा कि ऊंचाई पर रहने वाले, मैं बात कर रहा हूं बेटा ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के रुधिर में, रुधिर समझ गए ना बेटा, ब्लड, यानी ऊंचाई पर जो रहते हैं, ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के रुधिर में आरबीसी एवं हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। तो बेटा ऊंचाई कैसा कारक है, अजैव कारक, और वहां पर रहने वाले लोगों में आरबीसी और हीमोग्लोबिन की मात्रा जो बढ़ रही है, तो सीधा देखो अजैव कारक किसको प्रभावित कर रहा है, जैव कारक को, क्योंकि जो ऊंचाई पर लोग रह रहे हैं उनमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति ऊंचाई पर रहते हैं उनकी त्वचा के रंग गहरे, तो जो व्यक्ति यानी ध्रुवों पर रहते हैं उनकी त्वचा के रंग उजले होते हैं, यानी साफ होते हैं, साथ साथ उनमें हीमोग्लोबिन और आरबीसी की मात्रा भी अधिक होती है, इसलिए उनकी त्वचा पे बाहर रेडनेस छाई हुई होती है। तो ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के रुधिर में आरबीसी एवं हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। इसी का आप यहां एग्जाम्पल ले सकते हैं, कश्मीर में रहने वाले लोगों के रुधिर में आरबीसी और हीमोग्लोबिन अधिक पाया जाता है। लेह में रहने वाले लोगों में आरबीसी और हीमोग्लोबिन अधिक पाया जाता है। लद्दाख के रहने वाले लोगों में आरबीसी और हीमोग्लोबिन अधिक पाया जाता है। वही हिमाचल प्रदेश के लोगों में आरबीसी और हीमोग्लोबिन जो है बेटा वो अधिक पाया जाता है। वही कुछ ऐसे देश अन्य हैं जैसे ब्रिटेन हो गया,
जो यानी ध्रुवों के पास देश हैं, जो पोल के पास में है, तो उन वहां पे रहने वाले व्यक्तियों के रुधिर में आरबीसी और हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो बेटा इसका थर्ड एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ट्रेनिंग कैंप। जो बेटा ट्रेनिंग कैंप है, मैं ट्रेनिंग कैंप की बात कर रहा हूं। ट्रेनिंग आपने देखा होगा बेटा कि जैसे कुफरी में ट्रेनिंग कैंप है, आपने इधर देखा होगा कि हिमाचल में ट्रेनिंग कैंप है। यानी मोस्टली ट्रेनिंग कैंप ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। क्यों? जो बच्चों के एथलीट वाले बच्चों के जो ट्रैक होते हैं वो ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर जब बच्चे रनिंग करेंगे या कोई भी प्रतिभा निहारेंगे तो उनके ब्लड में यानी आरबीसी और हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होगी, ताकि वे अपनी परफॉर्मेंस को बेटर से बेटर दिखा सकें। तो यही कारण है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल, खिलाड़ियों के ट्रेनिंग कैंप ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चंस बेटा ये आएगा कि खिलाड़ियों के ट्रेनिंग कैंप ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, यह इकोलॉजी की कौन सी अंतरक्रिया का परिणाम है? तो यह इकोलॉजी की अजैव का जैव के साथ अंतरक्रिया का परिणाम है। आपने देखा होगा बेटा, आपने थार का रेगिस्तान, फॉर एग्जाम्पल है बेटा हमारा, आपने देखा होगा कि थार का रेगिस्तान, फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारा, यानी थार का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा रेगिस्तान है जहां पर सर्वाधिक मानव निवास करता है। यह विश्व का मैं बात कर रहा हूं, विश्व का सर्वाधिक ऐसा स्थान है, यानी विश्व का एकमात्र ऐसा रेगिस्तान है जहां पर एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जहां पर विश्व का सर्वाधिक मानव निवास करता है। तो ऐसे ही ये कैसा स्थान है बेटा? ये गर्म में है। और ऐसे ही आपने लेह का नाम सुना होगा, लेह और लद्दाख का नाम सुना होगा। ये दोनों कैसे हैं? ये ठंडे हैं। ये विश्व के दोनों ऐसे स्थान हैं जहां पर सर्वाधिक मानव निवास करता है। ये विश्व के दोनों ऐसे मरुस्थल हैं, एक गर्म मरुस्थल है और एक ठंडा मरुस्थल, जहां पर विश्व के सर्वाधिक मानव निवास करते हैं। तो ये बेटा जो है ये किस कारण है? ये अजैव का जैव की अंतरक्रिया का परिणाम है। यदि पूछा जाए कि थार के रेगिस्तान में सर्वाधिक मानव निवास करता है, यह इकोलॉजी की कौन सी अंतरक्रिया का परिणाम है? तो यह अजैव का जैव के साथ अंतरक्रिया का परिणाम है। आपने बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ रहे हैं, यानी देखा होगा कि जो ऊंचाई पर चढ़ते हैं, जब आप किसी पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ते हैं, जैसे हिमाचल आप जा रहे हैं, जम्मू जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, इवन आप किसी भी हिल एरिया में जा रहे हैं, तो आपको अकेले चलना बेटा बड़ा भारी पड़ जाता है। आप थक जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप थोड़ा वहां आराम कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा वही पहाड़ों पर रहने वाले लोग वहां हंसते खेलते चढ़ जाते हैं, साथ में बोझा भी ले जाते हैं। तो ये क्या है? तो ये भी इकोलॉजी की अजैव का जैव के साथ अंतरक्रिया का परिणाम है। तो सर ये कैसे है? बेटा पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की अक्षय गुहा, अक्षय गुहा कहा जाता है बेटा श्वास को, जिसमें श्वास लिया जाता है, ये अक्षय गुहा है हमारी। तो पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की अक्षय गुहा, यानी पहाड़ों पर, इसको मैं बोल सकता हूं बेटा ऊंचाई, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की अक्षय गुहा, अक्षय गुहा का आकार बढ़ जाता है। तो यह इकोलॉजी की कौन सी अंतरक्रिया का परिणाम है? तो यह इकोलॉजी की
अजैव का जैव के साथ अंतर क्रिया का परिणाम है। आपने देखा होगा बेटा, जब आप वैष्णो देवी या अन्य किसी भी स्थान पर यानी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं ऊंचाई वाले स्थान पर, वहाँ कुछ लोग बोझा ढोने वाले होते हैं, ऊंचाई पर बोझा लेके जाते हैं, तो बहुत तेजी हमसे पैदल नहीं चला जाता और वो लोग हमसे पहले पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अक्षय गुहा का आकार बड़ा होता है, तो उनके अंदर ऑक्सीजन को लेने की क्षमता अधिक होती है, इसी कारण उनकी ऑक्सीजन पूर्ण रहती है और हमारी ऑक्सीजन कम होने के कारण हमारे अंदर बॉडी में थकावट आ जाती है और उनमें थकावट नहीं आती। तो यह इकोलॉजी की कौन सी अंतर क्रिया का परिणाम है? तो यह अजैव का जैव के साथ अंतर क्रिया का परिणाम है। बेटा ये सभी परिणाम एक ही परिणाम को दिखाते हैं, वो है अनुकूलन प्रभाव। क्योंकि बेटा आप जैसे माहौल में रहते हो वैसा ही वहाँ का वातावरण आपको क्या हो जाता है, सूट हो जाता है। आपने सुना होगा, उसी के वातावरण में आप ढल जाते हैं। जैसे पहाड़ों में रहने लगोगे तो धीरे 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 आपकी जो अक्षय गुहा है उसका आकार बढ़ जाएगा, तो फिर आपको आने जाने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो ये क्या है बेटा, अनुकूलन प्रभाव। तो ये ऊपर जो एग्जाम्पल मैंने दिए, ये एक एग्जाम्पल में सभी सेट होते हैं, फिट होते हैं, वो अनुकूलन प्रभाव है। तो आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि अनुकूलन प्रभाव इकोलॉजी की कौन सी अंतर क्रिया का परिणाम है? तो बेटा अनुकूलन प्रभाव इकोलॉजी की अजैव का जैव के साथ अंतर क्रिया का परिणाम है। बेटा हमने बताया था अजैव का अजैव के साथ क्या संबंध है, अजैव का जैव के साथ क्या संबंध है, ये दोनों क्लियर हो गए हैं। बेटा तीसरा पॉइंट था आपका, यानी जैव का अजैव के साथ क्या संबंध है, अजैव के साथ संबंध। अब आपको पता चलेगा बेटा कि सर ये तो बहुत अलग हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इनको समझने का प्रयास करते हैं, यानी अजैव का जैव के साथ क्या संबंध है। आप मुझे बेटा एक बात बताओ, आप क्लास में 100 बच्चे 200 बच्चे बैठे हुए हो और यदि मैं आपको बोलूं कि आप आवाज़ तेज करो तो उससे क्या होगा? आप इतना तेज तेज बोलते हैं तो उससे क्या होगा, बोलो? तो उससे यानी ध्वनि प्रदूषण, यानी मानव की आवाज से सीधा क्या हो रहा है, प्रदूषण। अर्थात प्रदूषण वो ध्वनि प्रदूषण हो, अन्य प्रदूषण हो, यानी प्रदूषण में मानव मुख्य रोल निभाता है। या अब आ गया देखो मानव का बोलना। बेटा मैं जो आपको समझा रहा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं, तो इसमें भी मैं ध्वनि को प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं और मेरे बोलने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो मैं जैव कारक, और ध्वनि कैसा कारक है, अजैव कारक। तो मैंने सीधे किसको प्रभावित किया, अजैव कारक को। अर्थात जो बेटा ये प्रदूषण है, प्रदूषण, तो ये किस अंतर क्रिया का परिणाम है, ये जैव का अजैव कारक के साथ अंतर क्रिया का परिणाम है। बेटा प्रदूषण को आप यानी यहां पर मैंने जो समझाया वो बेटा क्या बताया आप लोगों को, यानी ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण हो या बेटा फिर प्रदूषण हो, तो ये कौन सी अंतर क्रिया का परिणाम है, ये जैव का अजैव के साथ अंतर क्रिया का परिणाम है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल बेटा आपका। यदि मैं सेकंड एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने देखा होगा कि वैश्विक तापन के लिए बार बार मानव को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जो बेटा ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये जो तापमान बढ़ रहा है, जो बेटा वैश्विक तापन है, वैश्विक तापन, तो वैश्विक तापन के लिए मानव को जिम्मेदार ठहराया जाता है, यानी मानव सीधा तापमान में वृद्धि कर रहा है। ये बातें बेटा मैं यानी प्रदूषण, वैश्विक तापन, ये एक एक टॉपिक को लेकर हम चलेंगे, अच्छे से आपको बताया जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने से सीधा क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण, यानी मैं जैव कारक, और ध्वनि प्रदूषण कैसा, अजैव कारक। अर्थात प्रदूषण का बढ़ना ये इकोलॉजी की कौन सी अंतर क्रिया का परिणाम है, तो जैव कारक का अजैव कारक के साथ।
दूसरा एग्जाम्पल बेटा वैश्विक तापन, यानी आपने देखा होगा मानव बहुत ज़्यादा फ्रिज का इस्तेमाल कर रहा है, एसी का इस्तेमाल कर रहा है, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर रहा है, कूलर का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकल रही है और उससे तापमान में वृद्धि हो रही है। यदि मानव यूज करना बंद कर दे तो बेटा उसमें वृद्धि रुक सकती है, उसमें रुक जाएगी। तो मानव का यानी मैं मानव, मैं यूज किसका कर रहा हूं? जैव, मैं जैव, और सीधा संबंध किससे है? अजैव। यानी वैश्विक तापन, तापमान में वृद्धि कौन कर रहा है? मानव। तो मानव कैसा कारक बेटा? जैव कारक। और वैश्विक तापन कैसा कारक बेटा? अजैव कारक। तो वैश्विक तापन का बढ़ना बेटा, प्रदूषण का बढ़ना, ये किसका कारण है? ये जैव कारक का अजैव कारक के साथ संबंध। और वैश्विक तापन जो बढ़ रहा है ये किसका कारण है? ये बेटा जैव कारक का अजैव कारक के साथ संबंध। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं बेटा। आपने देखा होगा कि ओजोन परत का ह्रास, यानी जो ओजोन है, यानी ओजोन का ह्रास, यानी ओजोन के ह्रास में अर्थात ओजोन के नुकसान में मानव सबसे अधिक जिम्मेदार है। तो मानव कैसे जिम्मेदार है ये बेटा आपको अच्छे से डेप्थ में, यानी इसका पूरा ये एक एक चीज उठाई जाएगी तब आपको समझाई जाएगी। तो ओजोन परत, ये आप सब जानते होंगे कि ओजोन परत में धीरे धीरे छिद्र हो रहा है, जिसके लिए मानव स्वयं में जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण ओजोन परत में छिद्र धीरे धीरे हो रहा है। बेटा आप एक बात बताओ, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं बेटा। 4 एग्जाम्पल है हमारा, यानी खनन। मानव खनन करता है, मानव रेत उठाता है, रेत उठाने से सीधा बेटा क्या हो रहा है? यानी मरुस्थल, मरुस्थलीकरण। तो मानव सीधा क्या कर रहा है? मानव खनन कर रहा है, तो खनन से क्या हो रहा है? यानी मरुस्थल बढ़ रहा है। और खनन से क्या मानव क्या कर रहा है? वन विनाश। तो वनों का विनाश मानव कर रहा है, जिसका परिणाम क्या हो रहा है? यानी मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। तो बेटा आपके 6 एग्जाम्पल हुए हैं। तो मरुस्थलीकरण का बढ़ना, आपके एग्जाम में बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मरुस्थलीकरण का बढ़ना यह इकोलॉजी की कौन सी अंतरक्रिया का परिणाम है? तो यह बेटा इकोलॉजी की जैव का अजैव के साथ अंतरक्रिया का परिणाम है। खनन का बढ़ना यह जैव का अजैव के साथ परिणाम है। वन विनाश होना ये जैव का अजैव के साथ है। यानी ओजोन परत का ह्रास होना जैव का अजैव के साथ है। और बेटा वैश्विक तापन में वृद्धि होना ये जैव का अजैव के साथ है। और बेटा ओजोन परत का ह्रास और प्रदूषण का बढ़ना ये जैव का अजैव के साथ संबंध है। ये मुझे भरोसा है आप इन सबको समझ गए होंगे। तो बेटा हमारा चौथा पॉइंट क्या था? यानी जैव का जैव के साथ क्या संबंध है? जैव का यानी जैव के साथ, जैव कारक का जैव कारक के साथ क्या संबंध है? आपको बेटा ये समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक चल रहा है, इसको भी बेटा हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जैव कारक का जैव कारक के साथ क्या संबंध है। इसमें बेटा है यानी जैव विविधता का ह्रास, जैव विविधता का ह्रास। बेटा जैव विविधता के ह्रास से मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है। वर्तमान में सबसे बड़ा जो ह्रास माना गया है वो जैव विविधता के ह्रास को माना गया है। आप सोच रहे होंगे कि वैश्विक तापन का बढ़ना वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती है। नहीं बेटा, ये वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती जैव विविधता का ह्रास है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है कि जैव विविधता का ह्रास इकोलॉजी की कौन सी अंतरक्रिया का परिणाम है? तो जैव का जैव के साथ संबंध। ये आपके बात अच्छे से समझ आ गई होगी। बेटा आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता का ह्रास, जो बेटा जैव विविधता का ह्रास हो रहा है यानी मानव शिकार, ये किसका परिणाम है बेटा? जैव विविधता का ह्रास का मतलब है कि मानव शिकार, मानव
का शिकारी होना। बेटा मानव शिकारी होता जा रहा है, अपने स्वाद के लिए भिन्न भिन्न जानवरों का वो शिकार कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी जातियां पशु और पक्षियों की विलुप्त होती जा रही हैं। ये वर्तमान का सबसे बड़ा संकट है। जैव विविधता का ह्रास वर्तमान का बेटा सबसे बड़ा संकट है। ओजोन परत का ह्रास वर्तमान का सबसे बड़ा संकट नहीं है, ये समझ जाओ। ओजोन परत का ह्रास वर्तमान का सबसे बड़ा संकट नहीं है, और ना ही वैश्विक तापमान का बढ़ना वर्तमान का सबसे बड़ा संकट है। माना संकट है, परंतु सबसे बड़ा संकट बेटा नहीं है। यदि सबसे बड़ा संकट है तो वो क्या है बेटा, यानी जैव विविधता का ह्रास। तो जैव विविधता के ह्रास में बेटा आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाते हैं। एक देश था बेटा मॉरिशस। मैं एक देश की बात कर रहा हूं, मॉरिशस। तो एक देश था बेटा मॉरिशस। मॉरिशस में एक पक्षी रहता था बेटा। इस पक्षी का नाम था डोडो। बहुत प्यारा सा नाम था इसका, डोडो। ये बहुत प्यारा सा पक्षी था, ये बहुत भोला पक्षी था। मानो कि यदि कोई व्यक्ति इसका शिकार करने आ रहा है तो ये अपनी आंखें बंद कर लेता है और बैठ जाता है। इसके मन में ये रहता है कि ना मैं किसी को देख पा रहा हूँ, ना कोई मुझे देख पा रहा है, तो कोई मेरा शिकार कैसे करेगा। बेचारा इतना भोला पक्षी था। और इस पक्षी का संबंध सीधे एक वृक्ष से आता है। उस वृक्ष का नाम है बेटा यानी गूलर। आपने गूलर के वृक्ष का नाम सुना होगा, यानी गूलर प्रजाति का एक वृक्ष होता है। तो गूलर प्रजाति के वृक्ष की मैं बात कर रहा हूं, अर्थात गूलर के वृक्ष पे ये बैठता था। और गूलर पे जो बेटा फल आते हैं, ये गूलर के फलों को खाता था। गूलर के फलों का भोजन, इसका बेटा भोजन क्या था, गूलर का फल। ये गूलर के जो फल होते हैं, ये गूलर पे जो फूल और फल लगते हैं, ये उनको खाता था। तो ये इसका प्रिय भोजन था। तो सऊदी अरेबिया से, मैं बेटा सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूं। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। तो आप इसको बेटा समझ लीजिए, यानी सऊदी अरेबिया से कुछ लोग आते हैं और वो डोडो पक्षी का शिकार करते हैं। सऊदी अरेबिया से कुछ व्यक्ति आए, सऊदी अरेबिया से आए लोगों ने डोडो पक्षी का शिकार करना प्रारंभ किया। वे लोग डोडो पक्षी का शिकार करते हैं और शिकार करने के बाद उसको भून कर खा जाते हैं। तो डोडो पक्षी सबसे ज़्यादा यानी अफ्रीका में ही पाया जाता था, मॉरिशस में पाया जाता था। यानी वहाँ से लोग आए और गूलर के वृक्षों पे ही बैठता है। खास बात बेटा इसकी ये है, क्योंकि इसका प्रिय भोजन क्या था, यानी गूलर के फलों को खाना। तो सऊदी अरेबिया से लोग आए और उन्होंने डोडो पक्षी को शिकार बनाना चालू किया। उन्होंने डोडो पक्षी को मारा और डोडो पक्षी को मारने का परिणाम ये निकला बेटा कि कुछ समय बाद वहां डोडो पक्षी देखने को नहीं मिले। जब सर्च किया गया तो पाया गया कि कुछ दशकों बाद डोडो पक्षी वहां से विलुप्त हो गए। तो जैव विविधता का ह्रास, यानी डोडो पक्षी वहां से विलुप्त हो गए। तो डोडो पक्षी विलुप्त होने के कुछ दशकों बाद पाया गया कि डोडो पक्षी विलुप्त हो गए। और कुछ वर्षों बाद वहां देखा गया, और कुछ दशकों बाद, यानी वहां गूलर के नए वृक्ष नहीं बन रहे हैं, गूलर के नए वृक्ष नहीं बन रहे हैं, गूलर के नए वृक्ष नहीं बन रहे हैं। अर्थात लगभग 4 या 5 दशक बाद में, लगभग 40 साल बाद, यानी मॉरिशस से गूलर के जो वृक्ष हैं वही खत्म होते जा रहे हैं। जो पुराने वृक्ष हैं वही हैं, नया कोई वृक्ष ही नहीं उपज रहा है। क्यों? क्योंकि डोडो पक्षी गूलर के फल का ऊपर का जो आवरण है, तो गूलर के फल का जो ऊपर का आवरण है बेटा, इस आवरण को वो खाता था। तो अंदर से इसका बीज निकलकर यानी पृथ्वी यानी धरती पर गिरता था, तो तब वो बेटा अंकुरित होता था। अब डोडो पक्षी बचे नहीं। गूलर के ऊपर का आवरण सेलुलोज का बना होता है, तो वो किसी और पक्षी ने खाया नहीं, क्योंकि सेलुलोज बहुत कठोर भोजन होता है। वो हर किसी पक्षी से नहीं पचता, ना ही पक्षी की चोंच उसे चबा पाती है, तोड़ पाती है। तो एक डोडो ही पक्षी ऐसा था जो गूलर को खाता था।
तो धीरे 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 मॉरिशस से डोडो पक्षी तो विलुप्त हो ही गए, साथ साथ वहां से गोलर के वृक्ष भी विलुप्त हो गए। तो ये यहां से डोडो पक्षी का विलुप्त होना, 3-4 दशकों के बाद डोडो पक्षी का विलुप्त होना, एक साथ 2-2 प्रजातियों का विलुप्त होना, ये जैव विविधता का ह्रास है बेटा। ये नकारात्मक है बेटा, नकारात्मक, यानी एक व्यक्ति के ह्रास होने के साथ साथ, यानी एक पक्षी तो गया और उसके साथ साथ गूलर के वृक्ष ही नहीं उपजने बंद हो गए। तो इसीलिए वर्तमान का सबसे बड़ा संकट माना जाता है बेटा जैव विविधता के ह्रास को। इसीलिए बेटा आपको वनों को बचाना है, छोटी छोटी प्रजातियों को बचाना है, कहीं छोटे छोटे जीव पक्षी दें तो उसे भोजन और पानी की व्यवस्था करने का प्रयास करना है। आपने देखा होगा कि अब से लगभग 20 साल पहले या 25 साल पहले यानी घरों में छोटी छोटी चिड़ियाएं घोंसला बना लिया करती थी। अब से लगभग 10 या 20 साल पहले, 25 साल पहले घरों में छोटी छोटी चिड़ियाएं घोंसला बना लिया करती थी। मैंने लगभग वो पिछले 1 दशक से वो चिड़ियाएं नहीं देखी हैं, क्योंकि पहले हमारे घरों में भी मैंने खुद के घर में देखा है कि छोटी चिड़िया आती थी, वो घोंसला बना लेती थी, लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए हैं उस चिड़िया को देखे हुए। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो चिड़िया अब पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई है, परंतु उनकी प्रजाति धीरे 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 समाप्ति की ओर जा रही है। तो जैव विविधता का ह्रास बेटा वर्तमान का सबसे बड़ा ह्रास है। यह आपको समझना है कि ओजोन परत का ह्रास वर्तमान का सबसे बड़ा ह्रास नहीं है, जो जैव विविधता है, जैव विविधता का ह्रास सबसे बड़ा ह्रास है। आगे चलो बेटा, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा हमारा, यानी एग्जाम्पल नंबर 2, ये बेटा सकारात्मक, क्योंकि मैं एक नकारात्मक बताया हूं तो एक एग्जाम्पल मेरा मन कर रहा है कि आपको सकारात्मक भी दूं, क्योंकि जैव विविधता में यानी जैव के साथ जो संबंध है उसका सकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा बेटा, मैं यदि कीटनाशक की बात करूं तो कीटनाशक यानी खेतों में अधिक कीटनाशक डालने से जो पैदावार वो बेटा हमारी कम हो गई है। तो धीरे 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 खेतों में बेटा कीटनाशक डाले जा रहे हैं। तो खेतों में बेटा कीटनाशक डालने से धीरे धीरे पैदावार कम होती जा रही है। पहले आपने देखा होगा पैदावार अधिक होती थी, कीटनाशक खेतों में नहीं डाले जाते थे, यानी एक जो प्राकृतिक खाद होते हैं जैसे सन होता है, ढांचा होता है, यानी गोबर का खाद होता है, इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज तो नए नए तरीके के खाद और नए नए तरीके के कीटनाशक डाले जा रहे हैं, जिनका परिणाम ये निकल कर आया है कि धीरे 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 जो हमारी फसलों की पैदावार है उसमें बेटा गिरावट आ रही है, उसमें कमी आ रही है। तो वही देखा गया है बेटा कि सरसों की फसल में बहुत कमी आ गई है। सरसों की फसल में कमी होने के का क्यों आ गई है बेटा? सरसों की फसल इसलिए कमी आ गई क्योंकि आजकल सरसों की जहां खेती होती है उनके आसपास में मधुमक्खियां नहीं दिखाई देती हैं। तब तक मधुमक्खी सरसों के फूल के परागण पर नहीं बैठती हैं, तब तक सरसों के पुष्प पर निषेचन नहीं करती हैं, तब तक उस पर वो बेटा सेक्स नहीं करती हैं, तब तक सरसों की पैदावार नहीं बढ़ेगी, तब तक सरसों का जो बीज है वो नहीं बनेगा, तब तक उसका फूल नहीं खिलेगा। तो मधुमक्खियां धीरे धीरे कीटनाशकों के परिणाम स्वरूप कम होती जा रही हैं, जिसके कारण फसलें कम होती जा रही हैं। ये बेटा एक नकारात्मक प्रभाव और मैंने समझाया। इसी में बेटा सकारात्मक प्रभाव क्या है? सरसों की खेती करो बेटा। सरसों की खेती के साथ साथ आजकल लोगों ने क्या किया है कि उनके साथ साथ में यानी कृत्रिम
मक्खी, यानी कृत्रिम मधुमक्खी का पालन उन लोगों ने प्रारंभ किया है। यानी मधुमक्खी की पेटियां होती हैं, मधुमक्खी को पेटियों में बंद करके यानी सरसों की खेती के आसपास में रखा जाता है। यानी यहाँ से जो मधुमक्खियाँ होती हैं, ये सपोज दैट बेटा आप मान लीजिए कि ये क्या हो गया, सरसों का पौधा हो गया, तो ये सरसों का पौधा होगा, इस तरीके से कुछ यहाँ ये बीज हो गए। तो यहाँ से जो मधुमक्खी आएगी बेटा, वो मधुमक्खी इस सरसों के जो पुष्प है, इस पुष्प पर बैठेगी, यानी यहाँ पर क्या छोड़ेगी, वो पराग कण, यहाँ पर वो परागन छोड़ेगी। जो बेटा परागन है ये क्या है, निषेचन, निषेचन। तो बेटा वो यहाँ पर परागन छोड़ेगी, वो निषेचन करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यानी यहाँ धीरे धीरे सरसों की जो पैदावार है बेटा उसमें भी वृद्धि होगी। और जब वो यहाँ से निषेचन करेगी तो यहाँ से वो फ्रक्टोज को लेकर जाएगी, और जिससे यहाँ पर जो बेटा शहद है यानी शहद की मात्रा में भी वृद्धि होगी। तो ये जैव विविधता का ये बेटा कौन सा प्रभाव है, ये सकारात्मक प्रभाव है। अर्थात कि हमें यानी एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें एपीकल्चर करना, अर्थात मधुमक्खी पालन करना, सरसों की खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करना, ये बेटा कौन सी अंतरक्रिया का परिणाम है, ये जैव के साथ अंतरक्रिया का परिणाम है। क्योंकि बेटा सरसों ये कैसा है, ये जैव है, और मधुमक्खी कैसा है, ये जैव है। तो जैव के साथ अंतरक्रिया का परिणाम है। बेटा जो उत्पादन सरसों का बेटा जो बढ़ रहा है, इसके साथ साथ शहद भी बढ़ रहा है, तो यह इकोलॉजी की कौन सी अंतरक्रिया का परिणाम है, तो यह इकोलॉजी की जैव के साथ अंतरक्रिया का परिणाम है। पुनः बेटा एक बार हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि हमने प्रारंभ कहाँ से किया था, वो एक बार रिकॉल करते हैं। हमने बोला था बेटा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। जो आज का टॉपिक आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। बेटा इकोलॉजी शब्द को देने वाला इपियोडम था। इपियोडम ने इकोलॉजी में दो कारक बताए हैं, जैव कारक और अजैव कारक। तो जैव कारक और अजैव कारकों का अंतर संबंध बेटा इकोलॉजी कहलाता है। और जैव और अजैव कारक बेटा कौन कौन से होते हैं, यानी अजैव कारक कौन कौन से हैं, वर्षा, तापमान, मरुस्थल, समुद्र तल से ऊंचाई, पहाड़, घाटी। और जैव कारक कौन कौन से बेटा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो बेटा जैव का अजैव के साथ संबंध, यानी जैव एवं अजैव कारकों के अंतरक्रिया के कितने लेवल हैं बेटा, वो 4 लेवल हैं। यानी अजैव का अजैव के साथ संबंध, अजैव का जैव के साथ संबंध, जैव का अजैव के साथ संबंध और जैव का जैव के साथ संबंध। बेटा अजैव का अजैव के साथ संबंध बताया था, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए थे। यानी ऊंचाई पर जाने से तापमान में वृद्धि होती है, भूमध्य रेखा पर तापमान में वृद्धि होती है, या भूमध्य रेखा पर तापमान सर्वाधिक होता है। यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर तापमान जो सर्वाधिक होता है, वायुदाब सीधे तापमान पर निर्भर करता है। भूमध्य रेखा से नीचे जाने पर यानी समुद्र तल में तापमान घटता है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने से तापमान में वृद्धि होती है। तो यह इकोलॉजी की कौन सी अंतरक्रिया के परिणाम है बेटा, यानी अजैव का अजैव के साथ संबंध। पुनः बेटा अजैव कारक का जैव कारक के साथ क्या संबंध है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा पे जाने से त्वचा के जो रंग हैं वो गहरे होते हैं। ऊंचाई पर जाने वाले लोगों के रुधिर में हीमोग्लोबिन और बेटा आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, और खिलाड़ियों के ट्रेनिंग कैंप अक्सर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। क्यों, ताकि उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन और रुधिर की मात्रा बढ़ जाए। विश्व का एकमात्र थार का रेगिस्तान और ऐसा है जहाँ पर सर्वाधिक मानव रहते हैं, और ये गर्म रेगिस्तान है। और ठंडे रेगिस्तान की बात करूँ तो वो भी विश्व का एकमात्र ऐसा जहाँ सर्वाधिक लोग रहते हैं, यानी लेह और लद्दाख। पहाड़ों पर अर्थात ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के रुधिर में हीमोग्लोबिन और जो आरबीसी होता है वो अधिक होता है, और उसके साथ साथ उनकी जो अक्षय गुहा होती है उनका आकार भी बड़ा होता है, जिसके कारण वो ऊंचाई पर बोझा ढोने में सक्षम होते हैं। ये जो बेटा परिणाम मैंने बताए हैं ये सभी अनुकूलन प्रक्रिया के परिणाम हैं। पुनः बेटा जैव कारक का
अजैव कारक के साथ क्या संबंध है, तो यानी ध्वनि का प्रदूषण होना, वैश्विक तापमान का बढ़ना, ओजोन परत का ह्रास होना, खनन का होना, डेजर्ट मरुस्थलीकरण का बढ़ना, वन विनाश होना, ये कौन सी अंतर क्रिया के परिणाम है बेटा, तो यह इकोलॉजी अंतरक्रिया के परिणाम है। जैव का जैव के साथ क्या संबंध है, तो जैव का जैव के साथ नकारात्मक संबंध क्या है बेटा, जैव विविधता का ह्रास। इसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ऐसे मेरे पास में बेटा बहुत एग्जाम्पल हैं, लेकिन मुझे भरोसा है आप समझ गए होंगे, आप खुद से खुद आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, मैंने आपको इतना काबिल बना दिया है। यानी जैव विविधता के ह्रास में मैंने बताया बेटा, एक देश था मॉरिशस, और वहाँ डोडो पक्षी रहता था गुल्लर के वृक्ष पर, तो सऊदी अरेबिया से शिकारी आते हैं, डोडो पक्षी का वहाँ शिकार करते हैं, तो धीरे धीरे कुछ वर्षों में डोडो पक्षी विलुप्त हो जाता है, और कुछ दशकों बाद पता चलता है कि नए गुल्लर के वृक्ष ही नहीं हो रहे हैं, तो धीरे धीरे गुल्लर के वृक्ष भी विलुप्त हो जाते हैं। तो अभी हाल ही में 2-3 साल पहले मैंने एक एग्जाम में क्वेश्चंस देखा था, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जहां से गुल्लर के वृक्ष और डोडो पक्षी विलुप्त हाल ही में हुआ है, तो वह देश कौन सा है, तो मॉरिशस। ये बात समझ में आ गई बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपने देखा, तो बेटा इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है, यानी आपने देखा होगा कि सरसों की खेती के साथ साथ में मधुमक्खी का पालन करना, इसके साथ साथ नकारात्मक, ये इसका सकारात्मक प्रभाव है, और कीटनाशक अधिक डालने से खेतों में पैदावार कम हो रही है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट बेटा हमारा यहाँ पर क्या है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र। जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये पता होना चाहिए, पारिस्थितिकी तंत्र। जो बेटा पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी जो ये इकोसिस्टम है, ये क्या है, आपको बेटा इकोसिस्टम अब जानना है। पारिस्थितिकी के अंदर ही एक पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के अंदर ही एक छोटा सा टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र ये क्या है, यानी इकोसिस्टम क्या है, तो सबसे पहले बेटा हमें यह पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम शब्द को देने वाला कौन है, तो टेंसले। तो ये किसने दिया बेटा, ये टेंसले ने दिया। तो इस शब्द को देने वाला व्यक्ति कौन है, तो टेंसले। तो इकोलॉजी नामक जो शब्द है ये किसने दिया, ये टेंसले नामक व्यक्ति ने दिया। तो टेंसले नामक व्यक्ति ने कहा इकोलॉजी के बारे में कि जैव और अजैव कारकों के अंतर क्रिया के जो स्तर हैं, उनके अंतर क्रिया के स्तरों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है हमारा, यानी इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो आपको समझना है बेटा, यानी जैव एवं अजैव कारकों, मैं इसको लिख देता हूं आपके लिए, आपको ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे। जैव एवं अजैव कारकों। अब आपको मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि जैव कारक कौन से हैं, अजैव कारक कौन से हैं, आप अच्छे से समझ गए होंगे, पता है ना। यानी जैव कारक वो हैं जिसमें जीवन है, अजैव कारक वो हैं जिनमें जीवन नहीं है। तो जैव व अजैव कारकों के अंतर संबंध से, जैव व अजैव कारकों के अंतर संबंध से पारिस्थितिकी में जो तंत्र स्थापित होता है, तंत्र स्थापित होता है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। ये बात बेटा क्लियर हो गई। आपको पता होना चाहिए कि जैव एवं अजैव कारकों के अंतर संबंध से पारिस्थितिकी में जो तंत्र स्थापित होता है उसे क्या कहा जाता है, यानी इकोसिस्टम कहा जाता है। अर्थात इको, मैं इसके बारे में और कुछ बताना चाहूं तो आप समझ लीजिए, यानी इकोसिस्टम पर उस क्षेत्र के, यानी जिस क्षेत्र में वो स्थापित होता है उस क्षेत्र के भौगोलिक और रासायनिक यानी जो कारक हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र है आप समझ लीजिए, यानी पारिस्थितिकी
तंत्र, यानी जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी जो तंत्र है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र पर उस क्षेत्र के भौतिक, रासायनिक एवं अन्य कारकों, यानी भौतिक हो सकते हैं, रासायनिक हो सकते हैं, ईटीसी एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। भौतिक और रासायनिक कारकों या भौतिक और रासायनिक कारकों एवं पर्यावरणीय कारकों, यानी पर्यावरणीय परिस्थिति का भौतिक और रासायनिक कारकों पर, यानी पर्यावरणीय जो परिस्थिति की है, पर्यावरणीय परिस्थिति की, आप पर्यावरणीय परिस्थिति को यदि जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको बताकर चलूंगा। पर्यावरणीय परिस्थिति की का प्रभाव पड़ता है। एक बार देखो बेटा, यहां फिर पुनः बैक चलते हैं। यानी इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जो शब्द है इसको देने वाले को ने टेंसले ने दिया है, तो आपको जानना यह है कि जैव एवं अजैव कारकों के अंतर संबंध से, जैव एवं अजैव कारकों के अंतर संबंध से पारिस्थितिकी में जो तंत्र स्थापित होता है वो क्या कहलाता है? यानी पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम कहलाता है। इसी में मैंने कुछ आपको समझाने का प्रयास किया कि पारिस्थितिकी तंत्र पर उस क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र पर उस क्षेत्र के भौतिक, रासायनिक और अन्य कारकों का पर्यावरणीय परिस्थितिकी प्रभाव पड़ता है। कौन सा प्रभाव पड़ता है वो बेटा आपको? यानी पर्यावरणीय पारिस्थितिकी प्रभाव पड़ता है, यानी किस तंत्र का? जिसमें वो बनेगा। तो ये चीजें आपके समझ आई होंगी। आप नेक्स्ट हम देखते हैं। इसी में बेटा एक छोटा सा टॉपिक आया है, यानी खाद्य श्रृंखला। यदि बेटा मैं खाद्य श्रृंखला की बात करूं तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है फूड चेन। तो जो ये फूड चेन है आपको समझना है बेटा। फूड चेन, ये फूड चेन क्या है? यानी पारिस्थितिकी में जो खाद्य श्रृंखला, यानी भोजन के लिए सभी जीवों का एक दूसरे पर निर्भर होना, ये क्या है? यानी फूड चेन है। सब लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। यानी भोजन, बेटा इसको समझने का प्रयास करो। यानी भोजन बेटा एक प्रकार की क्या है? हमारी ऊर्जा। इस बात से आप लोग सब सहमत होंगे, क्योंकि बिना भोजन खाए ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। यानी भोजन या ऊर्जा के लिए, भोजन या ऊर्जा के लिए, आप इसको बेटा भोजन बोलो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऊर्जा बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में यदि लिखने को आए तो भोजन भी लिख सकते हो, आप ऊर्जा भी लिख सकते हो, एक ही बात है। भोजन और ऊर्जा, यानी भोजन यानी ऊर्जा के लिए समस्त जीवों का एक दूसरे पर निर्भरता। यानी भोजन के लिए समस्त जीवों की एक दूसरे पर निर्भरता, वो क्या कहलाती है? हमारी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो ये काफी बार पूछा गया एग्जाम में कि खाद्य श्रृंखला क्या है, यानी व्हाट इज फूड चेन, फूड चेन क्या है। ये काफी बार आपके एग्जाम्पल में इस तरीके से चार वो आपको ऑप्शंस बना के दे देगा कि खरगोश का बिल्ली पर निर्भर होना फूड चेन कहलाता है, बिल्ली का शेर पर निर्भर होना, यानी इस तरीके की कुछ वो चीजें दे देगा। कभी शेर का बिल्ली पर, कभी बिल्ली का शेर पर, कभी चूहे का बिल्ली पर, कभी बिल्ली का चूहे पर। तो वो आपको समझना है बेटा। यहां मैंने फूड चेन में क्या बताया? यानी समस्त जीवों का भोजन अर्थात ऊर्जा के लिए एक दूसरे पर निर्भरता, ये क्या कहलाती है? फूड चेन कहलाती है। बेटा मैंने
आपको बताया होगा बायोटिक कारक। ये जो मैंने बायोटिक कारक बताए होंगे उसमें मैंने आपको कहा होगा उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटक होता है। तो यही खाद्य श्रृंखला में निकल कर आए। तो खाद्य श्रृंखला एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, तो ये उत्पादक कौन है? कोई तो होगा। तो बेटा आपको उत्पादक के बारे में जानना है। उत्पादक कौन है बेटा? यानी हरे पादप। जो हरे पादप होते हैं वो क्या है? उत्पादक। और हरे जो बेटा हरे पादप हैं उनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। इनमें क्या पाया जा रहा? क्लोरोफिल। और हरे पादपों में बेटा क्या कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु। हरे पादपों में क्लोरोफिल पाया जाता है और हरे क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है बेटा? मैग्नीशियम धातु। आप सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकता है, यदि एग्रीकल्चर जमीन से अर्थात पृथ्वी से मैग्नीशियम की मात्रा कम कर दी जाए तो पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीधी बात है बेटा, मैग्नीशियम धातु के कारण पेड़ पौधों के पत्ते हरे होते हैं, इसी को कम कर देंगे तो समझ जाना है कि आपको पत्ते कैसे हो जाएंगे भाई? पीले पड़ जाएंगे। अर्थात पत्तों का कलर कैसा हो जाएगा बेटा? यानी जो पत्तों का कलर है वो कैसा हो जाएगा? आप समझ गए होंगे कि पीला। यदि पृथ्वी में से अर्थात एग्रीकल्चर जमीन में से मैग्नीशियम की मात्रा को घटा दिया जाता है तो पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधी सी बात है बेटा, उन पर क्या प्रभाव पड़ना है? उनकी जो पत्तियां हैं वो कैसी हो जाएंगी हमारी? यानी पीली पड़ जाएंगी। ये बातें क्लियर हैं? पत्तियों का रंग कैसा हो जाएगा? पीला पड़ जाएगा। बेटा जो हरे पादप हैं, उत्पादक कौन होते हैं? हरे पादप। और हरे पादप जो अपना भोजन है, ये अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं? तो ये बेटा भोजन अपना सन यानी सूर्य से बनाते हैं। अब बेटा सूर्य से भोजन बनाते हैं, इनकी सूर्य से भोजन बनाने की प्रक्रिया है जिसको फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया बोलते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बेटा सेपरेट जाके पूरा बताएंगे किस किस तरीके से होता है, लेकिन आपको समझना है उत्पादक हरे पादप होते हैं, हरे पादपों में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, हरे पादपों में क्लोरोफिल होता है और मैग्नीशियम धातु की कमी होने के कारण हरे पादपों का जो रंग है वो बेटा कैसा हो जाएगा? वो पीला हो जाएगा। हरे पादप बेटा भोजन कहाँ से बनाते हैं? तो वे अपना भोजन सूर्य से बनाते हैं। तो उत्पादक के बाद बेटा क्या है? उपभोक्ता। उपभोक्ता जो बेटा उपभोक्ता है, उपभोक्ता को चरण में हमने बांटा है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, सेकंड उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, यानी इस तरीके से। यानी इसका मतलब क्या है? यानी फर्स्ट यानी प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्रारंभिक उपभोक्ता। आप बेटा इसको फर्स्ट उपभोक्ता बोल सकते हो, प्रारंभिक उपभोक्ता बोल सकते हैं और प्राइमरी उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर बोल सकते हैं। तो जो प्रारंभिक उपभोक्ता है वो कौन है? जो यानी सीधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? प्रकृति से बनाते हैं। प्रारंभिक उपभोक्ता कौन से हैं? ये कौन से होते हैं? शाकाहारी। ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं। इनका भोजन कहां से बनता है बेटा? भोजन सीधे किससे प्राप्त करते हैं बेटा? ये यानी हरे पादप से यानी प्रकृति से। प्रकृति यानी हरे पादप। आपको समझना है प्रकृति का मतलब बेटा हरे पादप। जो हरे पादप से अर्थात घास फूस को खाते हैं वो शुद्ध शाकाहारी होते हैं। सो शुद्ध शाकाहारी की बात यानी ये प्रकृति से अपना भोजन बनाते हैं। तो शुद्ध शाकाहारी की यदि बात करें तो उसके बाद बेटा हमारा कौन सा होगा? यानी द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता जो है बेटा ये कौन होते हैं? जो यानी हमारे फर्स्ट उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं। फर्स्ट उपभोक्ता पर निर्भरता, जिनकी फर्स्ट उपभोक्ता पर निर्भरता होती है, अर्थात ये कैसे होते हैं बेटा? मांसाहारी।
क्योंकि फर्स्ट उपभोक्ता तो घास फूस को खा रहे हैं और ये किसको खा रहे हैं, ये किसको खाएंगे हमारे, ये किसी भी चीज़ को खाएंगे जो फर्स्ट चीज़ खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कौन हो सकता है बेटा, चीता भी हो सकता है, बाघ भी हो सकता है बेटा, शेर भी हो सकता है ना। तो जो भी मांसाहारी होते हैं यहाँ आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी हो सकते हैं। जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं जैसे गाय हो गई बेटा, जैसे बेटा भैंस हो गई, जैसे बेटा बकरी हो गई, तो इस तरीके के जो पक्षी होते हैं जैसे बेटा बक हो गया यानी हिरन, तो इस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कैसे होते हैं बेटा, ये हमारे शुद्ध शाकाहारी होते हैं। तो जो प्रथम उपभोक्ता कौन से हैं, जो उत्पादक पर निर्भर करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता बेटा कौन से हैं, जो प्रथम उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद में बेटा हमारा यहाँ आता है तृतीय उपभोक्ता। आप इसको बेटा अंतिम उपभोक्ता भी कह सकते हो, अंतिम उपभोक्ता। अंतिम जो अंतिम उपभोक्ता होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, अंतिम उपभोक्ता वो होते हैं जो सबको खा जाए, इवन वो अपनी प्रजाति को भी खा जाए। अंतिम उपभोक्ता बेटा कैसा होता है, ये बेटा मांसाहारी होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा अंतिम उपभोक्ता में किसको रखा जाता है, तो बेटा गिद्ध को रखा जाता है। गिद्ध एक ऐसा पक्षी है वो अपनी प्रजाति को भी खा जाता है, अर्थात गिद्ध को भी खा जाता है। आपने देखा होगा कि जितने भी ये पशु पक्षी मरे हुए होते हैं, यदि कहीं गिद्ध है तो गिद्ध उनको खाता रहता है। तो अंतिम उपभोक्ता में कौन आया बेटा, गिद्ध आया। तो गिद्ध की मैं बात कर रहा हूं। तो अब जो आपका क्वेश्चन है बेटा अंतिम उपभोक्ता कौन है, तो वो कौन है, गिद्ध। ये चीजें क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर लेके चलेंगे बेटा हम। हमें देखना है अब हमें अपघटक प्रारंभिक, देखो हमारा क्या उत्पादक मैंने बताया था जैव कारक में, उपभोक्ता बताया था, अभी उत्पादक मैंने आपको बताया, उपभोक्ता बताया, अभी अपघटक बचा हुआ है ना। तो देखो आप समझो बेटा ये हमारा क्या है, ये है हमारा सन यानी सूर्य। सूर्य से भोजन कौन बना रहा है, यानी उत्पादक। उत्पादक में कौन है बेटा, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे अपने सीधा भोजन कहां से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे अपना सीधा भोजन सनलाइट से प्राप्त करते हैं, अर्थात सूर्य से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सपोज दैट बेटा ये हमारा कोई एक वृक्ष है, तो ये अपना भोजन कहां से बनाएगा बेटा, तो ये अपना भोजन जो बनाएगा, तो ये किससे अपना भोजन बना रहा है, तो ये अपना जो भोजन बनाएगा वो सूर्य से बनाएगा। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद बेटा क्या आता है, यानी आपने उत्पादक के बाद देखा होगा कि प्रारंभिक उपभोक्ता उत्पादक हो गया। उसके बाद बेटा यहाँ हमारा यानी प्रारंभिक उपभोक्ता, उसके बाद बेटा हमारा सेकंड उपभोक्ता, उसके बाद बेटा हमारा यानी अंतिम यानी थर्ड उपभोक्ता। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इसमें कौन आता बेटा प्रारंभिक में, यानी शाकाहारी, शाकाहारी। इसमें कौन होगा बेटा, मांसाहारी। इसमें कौन होगा बेटा, यानी मांसाहारी। इनके बेटा एग्जाम्पल मैं पीछे दिया हूँ। इसमें गिद्ध आएगा, शेर आएगा, चीता आएगा, लायन आएगा, बाघ आएगा, इसमें बकरी आएगी, गाय आएगी, भैंस आएगी। ये चीज़ क्लियर हो गई बेटा। ये क्रम आगे तक चलता रहेगा, लेकिन आगे बढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन है बेटा हमारा उत्पादक क्लियर होगा, उपभोक्ता क्लियर हो गए। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है अपघटक। ये क्वेश्चंस काफी बार पूछा गया कि अपघटक को अब मैं बेटा कहाँ लिखूं, इसके आगे तो जगह नहीं है और आगे लिखा भी नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अपघटक खाद्य श्रृंखला के कहाँ रखे जाते हैं, अंत में, प्रारंभ में, मध्य में या तल में। तो इस तरीके के ऑप्शंस वो देगा। तो बेटा जो अपघटक होते हैं, अपघटक खाद्य श्रृंखला के कहाँ रखे जाते हैं बेटा, तल में। अपघटक। तो ये क्वेश्चंस आपको
जोर दे रहा हूं इस क्वेश्चंस पे, आपको समझना है कि आप घटक खाद्य श्रृंखला के किस स्थान पर रखे जाते हैं, तो आप घटक खाद्य श्रृंखला के तल में रखे जाते हैं। ये चीज क्लियर होगी। तल में बेटा क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि फूड चेन के प्रत्येक चरण पर अपना कार्य करते हैं। क्योंकि जो अपघटक हैं, फूड चेन जो हमारी चल रही है, ये उत्पादक पर भी अपना कार्य कर रहे हैं, प्रारंभिक उपभोक्ता पर भी अपना कार्य करते हैं। यानी ये यहाँ पर भी कार्य कर रहे हैं बेटा, और इनका कार्य यहाँ पर भी है। ये अपना कार्य यहाँ भी कर रहे हैं, ये अपना कार्य यहाँ भी कर रहे हैं। तो इसीलिए अपघटक जो होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? तो अपघटक खाद्य श्रृंखला के तल में रखे जाते हैं, क्योंकि यह खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर अपना कार्य करते हैं। अच्छे से आपको समझना है कि अपघटक काम किसका करते हैं। आपको ये भी जानना बेटा, अपघटक का जो कार्य होता है वो क्या कार्य होता है? वो होता है स्वच्छ अभियान चलाना, अर्थात यानी दूषित चीजों को समाप्त करना। आपने देखा होगा कि 2 अक्टूबर 2014 को यानी 2 अक्टूबर 2014 को प्राइम मिनिस्टर दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया। उससे पहले तो स्वच्छ भारत मिशन अपघटक ही चलाते हैं। अपघटकों का काम क्या होता है? यानी प्रकृति का सफाई करना। अपघटक कौन होते हैं? प्रकृति के जो अपघटक कहलाते हैं वो बेटा प्रकृति के अपघटक। मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूं 1-2। प्रकृति के अपघटक, तो प्रकृति के अपघटक कौन कहलाते हैं बेटा? वो जीवाणु होते हैं। वो कौन होते हैं? वो बेटा कवक होते हैं। जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं। कवक और जीवाणु का काम क्या होता है? इनका कार्य प्रकृति का सफाई करना होता है। तो जीवाणु और कवक क्या कहलाते हैं? ये प्रकृति के सफाई कर्मी कहलाते हैं। इनको एक अन्य नाम मैं दे रहा हूं बेटा। ये पूछा गया है कि प्रकृति का सफाई कर्मी, प्रकृति का सफाई कर्मी। तो प्रकृति का जो सफाई कर्मी है वो किसे कहा जाता है? तो कवक और जो जीवाणु होते हैं इनको प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम आगे चल रहे हैं। खाद्य श्रृंखला हमारी कंप्लीट होती है। खाद्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है हमारा यानी खाद्य जाल। तो बेटा ये जो खाद्य जाल है आपको पढ़ना है कि खाद्य जाल क्या है। आपने देखा होगा बेटा कि ये क्या है, आपको पता है कि ये क्या बनता है इस तरीके से। तो ये बेटा हमारा सन यानी सूर्य। सूर्य से भोजन कौन बनाता है? आप सबको पता है कि सूर्य से भोजन बेटा कौन बना रहा है। यानी सूर्य से जो भोजन बना रहा है, यानी यहाँ कोई एक छोटा सा गमले में वृक्ष रखा हुआ है, यानी कोई वृक्ष है, तो ये इसका भोजन कहाँ से बनता है? यानी सूर्य से इसका भोजन बनता है। मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा मैं समझाने का प्रयास करूँ। तो यहाँ से बेटा ये छोटे छोटे मतलब इस तरीके के छोटे बड़े वृक्ष अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं? तो ये जो भोजन है वो बेटा कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? सूर्य। ये सूर्य से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। और बेटा इन्हें कौन खाता है? आपने खरगोश का नाम सुना होगा, खरगोश भी इसको खा लेता है। आपने चूहे का नाम सुना होगा, चूहे भी इसको खाते हैं। घास फूस को चूहे भी खाते हैं, खरगोश भी खाते हैं। आपने खरगोश का सुना हो, खरगोश को कौन खा जाता है बेटा? लोमड़ी। खरगोश को कौन खा लाता है? लोमड़ी खा लेती है। और चूहे की यदि मैं बात करूं तो चूहे को बेटा कौन खाता है? यानी बिल्ली। चूहे को बिल्ली खा जाती है, ये आपको पता होगा। और बिल्ली की चूहे को बिल्ली खा जाती है। और यहीं एक ऐसी इसी खाद्य श्रृंखला में चूहे को किसने खा लिया बेटा? सांप खा लेता है। अंत में बना दीजिए सांप को कौन खा लेता है बेटा? यानी नेवला। सांप को बेटा नेवला खा लेता है। अंत में नेवले को कौन खा जाती है? बिल्ली खा जाती है। बची लोमड़ी। लोमड़ी को कौन खा लेता है? बाघ खा लेता है। बाघ को बेटा कौन खा लेता है? यानी जो अंत में जो नेवला है, नेवला को कौन खा लेता है? बाघ खा लेता है। इसी तरीके से इधर से ये श्रृंखला इस तरीके की चलती रहेगी। यानी अंत में यानी क्या है, कुछ ना कुछ कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है। तो ये क्या है? खाद्य जाल।
अंततः सब लोग, ये चेन कभी खत्म नहीं होने वाली है, ये चेन इस तरीके से चलती रहती है। ये खाद्य श्रृंखला है बेटा, ये खाद्य जाल है, इस तरीके से खाद्य जाल बनता है। यानी सभी जो जीव हैं, समस्त जीव वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। समस्त जीवों की एक दूसरे के ऊपर निर्भरता वो क्या कहलाती है? वो खाद्य जाल कहलाती है। आपकी सुविधाओं के लिए खाद्य जाल के बारे में बोल देता हूँ। खाद्य श्रृंखलाओं का भोजन के लिए बेटा आपको समझना है, ध्यान से समझो। खाद्य श्रृंखला का भोजन के लिए एक सभी जीवों का एक दूसरे के संबंधित होना, खाद्य श्रृंखला का सभी जीवों के लिए एक दूसरे से संबंधित होना, या यह व्यवस्था क्या कहलाती है? खाद्य जाल कहलाती है। तो आपको समझना है बेटा, खाद्य जाल में ऊर्जा का जो निवेश होता है वो सर्वप्रथम स्रोत क्या है या अंतिम स्रोत? बेटा ये गौर से देना, खाद्य जाल की मैं बात कर रहा हूं। जो बेटा हमारा खाद्य जाल है, खाद्य जाल, इस खाद्य जाल का जो अंतिम स्रोत है, अंतिम स्रोत है, और जो बेटा प्राथमिक स्रोत है, प्राथमिक स्रोत किसका बेटा? आपको समझना है किसका? ऊर्जा का। ऊर्जा का अंतिम स्रोत और प्राथमिक स्रोत क्या है बेटा? वो है हमारा सन, यानी सूर्य। तो खाद्य जाल में बेटा, खाद्य जाल में आपको समझना है कि खाद्य जाल में जो ऊर्जा है, ऊर्जा का अंतिम स्रोत एवं प्राथमिक स्रोत क्या है? तो वो है आपका ऊर्जा। ये काफी बार क्वेश्चंस पूछा गया कि खाद्य जाल में अंतिम स्रोत क्या है ऊर्जा का? तो वो क्या है? सूर्य। खाद्य जाल में प्राथमिक स्रोत क्या है ऊर्जा का? तो वो क्या है? सूर्य। ये बात आपके समझ आ जानी चाहिए। और बेटा खाद्य जाल में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दशीय होता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो खाद्य जाल है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह, जो खाद्य जाल है बेटा, खाद्य जाल में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कैसा होता है? एक दशीय, यानी एक दिशीय या एक दशीय। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है बेटा? यानी आपको समझना है कि वो बेटा हमारा एक दशीय, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दशीय होता है। इसीलिए इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दशीय होता है और ये प्रत्येक चरण पर 10% के प्रवाह से बढ़ती है। इसीलिए प्रत्येक चरण पर 10% से क्या होता है इसमें बेटा? वृद्धि। इसमें प्रत्येक चरण पर 10% से बेटा क्या होती है? यानी वृद्धि होती है। प्रत्येक चरण पर कैसे होती रहेगी बेटा? यानी 10% से वृद्धि होती रहेगी। और इसी को बेटा क्या कहा जाता है? यानी 10% का नियम। इसीलिए इसको क्या, किस नाम से जाना जाता है बेटा? यानी 10% के नियम से जाना जाता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो यदि मैं इस तरीके के पिरामिड्स की बात करूं, तो जब इस तरीके का पिरामिड्स बनेगा बेटा, तो ये 10% के नियम से बनेगा, तो ये एक दशीय कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो कीटनाशक होते हैं बेटा, कीटनाशकों में वो 10 गुना के नियम से घटता है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा मैं बेटा आपको यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ। जो कीटनाशक होते हैं, कीटनाशकों में क्या होगा बेटा? पहले बेटा मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा दूं। आप यही समझ लीजिए। इसको मैं एक एग्जाम्पल ले लूं। मैंने कहा बेटा ये 10% के नियम होता है इसमें, कि ये 10% के नियम से बढ़ती है। माना इसके कुछ लेवल हैं बेटा, तो ये अपने लेवल से बढ़ेगी। माना कि यहाँ 0.1 है। यदि 0.1 में बेटा आपका यदि मैथ अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो एक बार समझ लीजिए ये 0.1 है और मैं इसका यानी ये 10% का नियम है। इसमें 10% का मतलब है बेटा 100। इसको यदि मैं हटा दूं यहाँ से, एक और लग गया, तो इससे ये घट गया, तो इसके बाद बेटा ये कितना हो जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि मैं 0.1 लेके चलूँ
तो 10% के नियम आपको जरूर आना चाहिए। तो यह किस नियम से चलती है बेटा? तो यह कौन से नियम से चल रही है? हमारी 10% के नियम से चल रही है। तो आपको यहाँ ये चीज़ समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। यदि यहाँ कितना है यानी 0.01 है तो यहाँ 0.1 हो जाएगा। 10% के नियम से बेटा ये आगे बढ़ रही है तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा बेटा? यानी 100 हो जाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे सॉरी, ये 10% का नियम नहीं बेटा, इसे 10 का नियम बोल सकते हैं, 10% का नियम। लेकिन वैसे ये क्या होता है बेटा? ये 10 के नियम से, 10 गुना के नियम से चलती है। ये किसके नियम से चलती है? 10 गुना के नियम से चलती है। वो बाय मिस्टेक हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। यदि ये चीज़ आपको समझ आई है तो इसी का एक आगे और हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं। आपको समझना है कि खाद्य श्रृंखला में कीटनाशक जो पदार्थ होते हैं, आपको समझना है कि खाद्य श्रृंखला में कीटनाशक पदार्थों, आपको जानना है बेटा, खाद्य श्रृंखला में जो कीटनाशक पदार्थ होते हैं, कीटनाशक पदार्थों का यानी जो एक तल से दूसरे तल में बढ़ते हैं वे 10 गुना के नियम से, यानी खाद्य श्रृंखला में कीटनाशक पदार्थ का एक तल से दूसरे तल में बढ़ना वो 10 गुना के नियम से होता है बेटा। 10 गुना के नियम से होता है। यानी यदि आपने अपने किसी एग्रीकल्चर फार्म में खाद कीटनाशक डाला है तो वो 10 गुना के नियम से बढ़ता है, वो 10 गुना के नियम से तेजी से चलता है। तो इसका प्रामिड जो बनता है बेटा वो इस तरीके से कुछ इसका प्रामिड बनेगा, क्योंकि 10 गुना के प्रामिड तो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और जब नीचे की ऊपर जाएगा, आप मान लीजिए कि यहाँ पर बेटा हमने जो बनाया है वो 1 बनाया है। यहाँ पे क्या है बेटा? ये 1 है। ये क्या है? PPM यानी पार्टिकुलर पर मेथड। पार्टिकुलर पर किसकी मैं बात कर रहा हूँ? यानी मिलियन, पार्टिकुलर पर मिलियन। तो ये क्या है? यानी प्रत्येक स्तर पर, यानी मैंने यहाँ क्या लिया? एक लिया है। कितना? PPM। इसमें 1 PPM क्या है बेटा? DDT। यानी आपने सुना होगा, DT का नाम सुना होगा, में DT बोल देते हैं शॉर्ट में, लेकिन वो होता क्या है? DDT। तो DT जो होता है बेटा वो पार्ट पर मिलियन के हिसाब से चलता है। यदि यहाँ कितना है बेटा? 1 है, तो ये 10 गुना के नियम से चलता है बेटा। यहाँ कितना हो जाएगा? 10। बेटा यहाँ कितना हो जाएगा? 100। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 1000। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? यानी 10,000। तो कीटनाशक आप समझ लीजिए कि कीटनाशक 10 गुना के नियम से चल रहे हैं। यदि क्वेश्चंस पूछा जाए एक तल से दूसरे तल में कीटनाशक, एक तल से दूसरे तल में कीटनाशकों का कौन से नियम से बढ़ता है, तो एक तल से दूसरे तल में कीटनाशकों का प्रवाह जो होता है वो 10% के नियम से आगे चलता है। एक क्वेश्चंस बेटा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो ऊर्जा है, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो ऊर्जा का प्रामिड है वो ऊर्जा का जो बेटा प्रामिड है वो सदैव कैसा होता है? वो सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का प्रामिड बेटा सदैव सीधा होता है। बिकॉज, इसका मतलब है बेटा बिकॉज ऊर्जा का प्रामिड सदैव सीधा होता है, बिकॉज ये 10% ऊर्जा प्रवाह के नियम से चलती है। ये किसके नियम से चलती है? 10%, यानी ऊर्जा जो है 10% ऊर्जा प्रवाह के नियम से गोहमाने चलना। समझ गए होंगे ना?
तो ध्यान दीजिए, ऊर्जा का पिरामिड काफी बार पूछा गया है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है, सदैव उल्टा होता है, आभासी होता है, पहले सीधा होता है फिर उल्टा होता है। तो इस तरीके के कुछ आपके वो एग्जाम्पल आपके पेपर में सेट कर सकता है। तो ऊर्जा का पिरामिड बेटा सदैव कैसा होता है? तो सीधा होता है। हम बेटा अब बात कर रहे हैं किसकी? यानी पर्यावरण। तो टॉपिक जो आज का हमारा था वो क्या था? इकोलॉजी एवं इन्वायरमेंट। जो इकोलॉजी एवं इन्वायरमेंट था, तो इसी में ही मैं बात किसकी कर रहा हूं? तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, यानी पर्यावरण। यदि बेटा मैं पर्यावरण की बात करूं तो पर्यावरण को पढ़ने के लिए हमें 2-3 चीज़ों का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। तो इसी के लिए मैं पहले आपको बता देता हूं। आपने सुना होगा बेटा, एक होता है स्थल मंडल, एक स्थल मंडल होता है, एक बेटा कौन सा मंडल होता है? एक जल मंडल होता है। एक स्थल मंडल, जल मंडल, एक होता है हमारा बेटा वायु मंडल। तो ये 3 हमारे बेटा मंडल होते हैं। स्थल मंडल होता है, जल मंडल होता है, वायुमंडल होता है। तो ये तीनों मंडल की मैं बात कर रहा हूँ। इसको बेटा हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है, इसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। कभी कभी इंग्लिश में बड़ा मामला झमेला हो जाता है, वो हिंदी के पेपर में इसको लिथोस्फीयर दे देगा, इसको हाइड्रोस्फीयर दे देगा, इसको एटमॉस्फेयर दे देगा। तो दरअसल है क्या, आपको समझना है कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण कहाँ, मतलब हमें पर्यावरण को पढ़ने के लिए स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमें जानना है बेटा, आप जाने बेटा, एक हमने सर्किल ये बनाया और एक सर्किल बेटा हमने ये बनाया और एक सर्किल बेटा हमने ये बनाया। ये बात आपके यदि क्लियर होगी तो मैंने एक सर्किल बीच में ये बनाया क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जीवन पूर्ण रूप से स्थल पर भी नहीं है, पूर्ण रूप से जल पे भी नहीं है, पूर्ण रूप से वायु पे भी नहीं है। तो स्थल बेटा है कहाँ? यानी इन जल मंडल, स्थल मंडल, यानी बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिए, जीवन कहाँ है? ये मान लो बेटा, ये क्या है आपका, मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका स्थल मंडल है, स्थल मंडल। और ये आपका बेटा क्या है? ये आपका जल मंडल है, जल मंडल। आपने माना ये बेटा आपका क्या है? ये वायुमंडल है, वायुमंडल। जो आपने चौथे मंडल का भी नाम मैंने लिखा नहीं, यानी जैव मंडल। यहां पर हमारा जीवन संभव है। तो हमारा जो जीवन संभव है बेटा, वो कहां पर संभव है? तो यहां पर हमारा जीवन संभव है। तो ये वाला जो जैव मंडल है, ये कौन सा है, हमें ये समझना है। तो तीनों का ये जो मध्य वाला भाग है, तीनों के मध्य वाला जो बेटा भाग है, ये भाग क्या कहलाता है? आपको मैं इस भाग की बात कर रहा हूं। ये तीनों का जो मध्य वाला भाग है, तो इसी भाग को हम क्या कहेंगे? यानी ये वाला भाग। ये बात बेटा क्लियर हो गई। यानी तीनों का मिला हुआ ये वाला भाग क्या है? ये हमारा जैव मंडल। तो जो बेटा पर्यावरण है वो हमारा जैव मंडल पर ही सर्वाधिक होता है। यानी मानव निवास कहाँ से करता है? यानी मानव निवास जैव मंडल। देखो इसको बेटा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और इसको बायोस्फीयर। तो मानव का सर्वाधिक निवास कहाँ से, अर्थात मानव निवास ही कहाँ करता है? तो वो बायोस्फीयर और जैव मंडल पर निवास करता है। तो इसीलिए यही सर्वाधिक क्या होता है, यानी पर्यावरण से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो सर्वाधिक यहीं पर घटित होती हैं। तो अब हम थोड़ा सा बैक में बेटा यदि हम चलें, तो मैंने आपको ज़रूर बताया होगा कि बेटा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि मैंने आपको प्रदूषण के बारे में बताया होगा। यदि बेटा मैं प्रदूषण की बात करूं तो प्रदूषण क्या है? प्रदूषण मानव द्वारा की गई अंतरक्रिया का परिणाम है। यानी मानव ही प्रदूषण को बढ़ा रहा है। ये बात आपको मान लेनी चाहिए। आज नहीं मानोगे कल मानोगे, ये बात आपको मान लेनी है कि प्रदूषण को मानव ही बढ़ा रहा है। मैंने आपको समझाया था, मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। आपने देखा होगा कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, पेट्रोल की गाड़ियाँ चल रही हैं, डीजल की गाड़ियाँ चल रही हैं, केरोसिन की गाड़ियाँ चल रही हैं। तो इन सब से धुआं निकल रहा है जो प्रदूषण को
मतलब और ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो हमें प्रदूषण, पीछे जिक्र चला था ना, मैंने आपको प्रदूषण के बारे में बताया, तो वही प्रदूषण क्या है। तो आपको जानना है कि पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक, आपको समझना है बेटा, एक बार समझ लीजिए। यानी पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक, जैविक एवं अन्य कारकों। ये बात बेटा आपके समझ में आ गई। यानी किसके बेटा? पर्यावरण के कुछ भौतिक कारक, कुछ रासायनिक कारक, कुछ जैविक कारक और कुछ अन्य कारकों में जो विपरीत संबंध होता है, यानी अन्य कारकों में विपरीत एवं अनचाहा जो संबंध है, ये बात आप समझ रहे होंगे। यानी हमें चीजें कितनी मात्रा में क्या मिलानी है, कितनी मात्रा में किसका उपयोग होना है, यानी अनचाहा रहा हो रहा है। तो समझिए कि पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक और पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक, जैविक एवं अन्य कारकों में विपरीत एवं अनचाहा जो ये परिवर्तन हो रहा है, अनचाहा यानी संबंध हो रहा है, यानी यह क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको परिवर्तन लिखो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अनचाहा जो बेटा ये परिवर्तन है, अनचाहा जो परिवर्तन हो रहा है, इसी का परिणाम जो है, इसी का बेटा जो परिणाम है वो बेटा क्या है हमारा? प्रदूषण। यानी पर्यावरण में भौतिक, रासायनिक, जैविक एवं अन्य कारकों का अनचाहा और विपरीत जो परिवर्तन हो रहा है, वो किसका परिणाम, वो किस बात को जन्म दे रहा है? वो प्रदूषण को जन्म दे रहा है। इस प्रदूषण आपने पढ़ा बेटा, एक क्या होता है, यानी प्रदूषक, इसको पोल्यूशन बोलते हैं, इसको पोल्यूटेंट बोलते हैं। तो प्रदूषक क्या है? यानी वो चीजें जो प्रदूषण को बढ़ा रही हैं। तो प्रदूषण सर्वाधिक मात्रा में, देखो बेटा, प्रदूषक जो कब सबसे पहले आपने भाप इंजन का नाम सुना होगा। यानी लगभग 16वीं-17वीं शताब्दी में भाप इंजन की खोज हुई और भाप इंजन की खोज के परिणाम स्वरूप कोयले का अधिक मात्रा में दहन हुआ। कोयले का अधिक मात्रा में दहन होने के परिणाम स्वरूप यानी प्रदूषण अधिक मात्रा में बढ़ा। तो यानी भाप इंजन की खोज करने वाला कौन था आपको पता होना चाहिए। यानी इसका खोजकर्ता कौन था? यानी जेम्स वाट। बेटा भाप इंजन की खोज जेम्स वाट ने करी और भाप इंजन की खोज होने से कोयले का, भाप इंजन की खोज का परिणाम क्या रहा? यानी परिणाम, इसके बेटा परिणाम क्या आया? यानी जो कोयला है, कोयले का, कोयला टू मच यूज, कोयले का बेटा क्या हुआ? यानी सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो प्रदूषण है वो बहुत अधिक बढ़ गया। और सर्वाधिक यदि मैं बात करूं तो कोयले से बढ़े हुए प्रदूषक को कम करने के लिए लगभग 1830 के आसपास, लगभग 1830 के आसपास में क्या किया गया? यानी इसको कम करने के लिए एक समझौता किया गया। तो आपको जानना है कि क्वेश्चंस आएगा, आपको जानना है बेटा, यहां से क्वेश्चन का आएगा कि प्रदूषण को कम करने का प्रयास सर्वप्रथम कब किया गया? तो लगभग 1830 में। लगभग 1830 में एक समझौता किया गया और कहा गया कि कोयले से होने वाले प्रदूषण को कम किया जाए। और ये बेटा कहाँ किया गया? ये चीज़ें ब्रिटेन में की गई। ये बात समझ आ गया? तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता आपके एग्जाम के लिए कि सर्वप्रथम कोयले से बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए किस देश में प्रयास किया गया? तो वो बेटा
ब्रिटेन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है सर्वप्रथम कौन सी शताब्दी में, तो कर लोगे ना, या कौन से सन में सर्वप्रथम कोयले से बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने का प्रयास किया गया था? तो बेटा आपको अच्छे से पता है कब किया गया था, 1830 में। नेक्स्ट बेटा हमारे यहाँ पर कुछ गैसेस ऐसी हैं, कुछ गैसें ऐसी हैं जो प्रदूषणकारी हैं। तो प्रदूषणकारी गैसों के बारे में हमको जानना है। तो प्रदूषणकारी गैसें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले एक गैस का नाम है बेटा CO। इसको कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO गैस को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता CO क्या है। तो CO क्या है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और ये बेटा वो गैस है ये जो सर्वाधिक प्रदूषण करती है, सर्वाधिक प्रदूषणकारी गैस। तो आपके एग्जाम में कभी पूछा जाए, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया, रिपीट होता रहता है क्वेश्चंस कि सर्वाधिक प्रदूषणकारी गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। हम लोग कार्बन नाइट्रोजन को लगा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लगा देते हैं। तो अब आपको समझ आया ना, ये चीज़ें क्लियर करो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो सर्वाधिक प्रदूषणकारी है। और कार्बन मोनोऑक्साइड से जो प्रदूषण मापा जाता है बेटा BS फर्स्ट, BS सेकंड, BS थर्ड। आपने देखा होगा बेटा कि तब आप बाइक अपनी पेट्रोल पंप पर ले जाते हो या कोई 4 व्हीलर कार पेट्रोल पंप पर ले जाते हो, तब प्रदूषण आप वहाँ चेक कराते हो। तो प्रदूषण चेक करने के बाद आपको वो जो एक पर्चा देता है तो उस पर BS फर्स्ट, BS सेकंड, BS थर्ड इस तरीके के कुछ मानक डले हुए होते हैं। यदि आपने ध्यान नहीं किया तो गौर से इस बात को ध्यान करना कि वहाँ ये मानक डले होंगे, यानी भारत स्टेज फर्स्ट, भारत स्टेज सेकंड, भारत स्टेज थर्ड। लेकिन अब इसको यूरो नोरो के नाम से भी जाना जाता है, या इसको किस नाम से जाना जा रहा है बेटा? यानी यूरो नोरो। अब इसको किस नाम से जाना जा रहा है बेटा? तो यूरो नोरो। यूरो नॉर्म, यूरो नहीं, तो इसको किस नाम से जाना जा रहा है बेटा? यूरो नॉर्म के नाम से जाना जा रहा है। तो यूरो नॉर्म ये क्या है? ये प्रदूषण का मानक है। आगे चलें तो आपको पता चला बेटा सर्वाधिक प्रदूषणकारी गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक प्रदूषणकारी गैस हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये हमारा वाहनों, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक प्रदूषणकारी गैस है और इससे श्वास नली में हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और ये क्या है? BS फर्स्ट, BS सेकंड, BS थर्ड या यूरो नॉर्म, ये प्रदूषक के मानक हैं बेटा। ये क्या है? ये प्रदूषण के क्या हैं? मानक। ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं। सब लोग कहते हैं बेटा स्टार बना के आपको एक क्वेश्चन लिख लेना है, CO2 ये कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये गैस है तो ये प्रदूषणकारी नहीं है, प्रदूषणकारी नहीं है। तो जो CO2 गैस है बेटा ये प्रदूषणकारी गैस नहीं है। उसके बाद में बेटा आपको पता होगा एक O3 यानी ओजोन। ये क्या है? ओजोन कैसी गैस है? ये प्रदूषणकारी गैस है। ओजोन कैसी गैस है बेटा? ये प्रदूषणकारी गैस। तो ये प्रदूषणकारी गैस है बेटा, लेकिन होनी कैसे? यानी धरातलीय। एक बार ध्यान दो बेटा, यदि ओजोन धरातलीय है तो वो कैसी है? वो प्रदूषणकारी गैस है। यदि ओजोन धरातलीय नहीं है तो वो प्रदूषणकारी गैस नहीं है। ये समझना है बेटा। यदि ओजोन प्रदूषणकारी है तो वो धरातलीय होगी, प्रदूषणकारी नहीं है तो वो धरातलीय नहीं होगी। और ओजोन बेटा ये कब प्रदूषणकारी बनता है? तो नाइट्रोजन के ये
ऑक्साइड के साथ मिलकर, जैसे NO2, NO3, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ मिलकर ये क्या करती है, ये प्रदूषणकारी गैस बन जाती है। और इससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ मिलकर ये फेफड़ों को कैंसर बनाती है। ये फेफड़ों में सबसे ज़्यादा किसको पैदा करती है, यानी फेफड़ों में कैंसर। ये चीज़ें क्लियर होगी। ये फेफड़ों के कैंसर के लिए जिम्मेदार होती है। और ये पेट्रोल चलित जितने भी वाहन हैं, यानी जो पेट्रोल से चल रहे हैं, पेट्रोल चलित वाहनों से कौन सी गैस आ रही है, तो पेट्रोल चलित वाहनों से ही हमारी ये वाली गैस निकलती है। कौन से वाली, ओजोन 3 गैस। और यह गैस प्रदूषणकारी है, परंतु यह गैस प्रदूषणकारी तो है, परंतु यह डीजल के वाहनों से गैस नहीं निकलती। जो डीजल के वाहन है, डीजल से नॉट आउट, यानी ये गैस जो डीजल से चलने वाले वाहन हैं उनों से आउट बेटा नहीं होती। आपको जानना है क्वेश्चंस कैसे बनेगा, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जो प्रदूषणकारी तो है परंतु पेट्रोल चलित वाहनों से ही निकलती है। या दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जो प्रदूषणकारी गैस है परंतु डीजल चलित वाहनों से नहीं निकलती। ये चीज बेटा क्लियर हुआ। नेक्स्ट यदि हम लेकर चलें तो SO2, ये क्या है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड। अब आपको पता होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो तो अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, ये अम्लीय वर्षा के लिए भी जिम्मेदार होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अम्लीय वर्षा के लिए भी जिम्मेदार होती है बेटा। और सल्फर डाइऑक्साइड कौन से वाहनों से निकलती है, जो डीजल चलित वाहन होते हैं, डीजल चलित वाहन होते हैं ये उनसे बाहर आती है। आपको समझना है कि डीजल चलित वाहनों से कौन सी गैस निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। और ये किसके लिए जिम्मेदार होती है, ये अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। और ये आपने सुना होगा बेटा, आपने श्वास रोग, श्वास रोग आपने सुना होगा, दमा सुना होगा, अस्थमा सुना होगा। श्वास रोग होता है, दमा होता है, अस्थमा होता है। ये यानी श्वास रोग, दमा और अस्थमा के लिए जो मरीज होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक गैस होती है। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट जो गैस है हमारी वो कौन सी है, वो CFC। ये कौन सी गैस होती है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड के साथ मिलकर ये बहुत विषैली बन जाती है। और क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये बेटा हमारा ओजोन जो है, यानी मैं बात कर रहा हूं, एक बार ध्यान दीजिए बेटा, यानी ओजोन परत, ओजोन परत, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के जो नुकसान हैं, इसे ओजोन परत के नुकसान के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को किसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है बेटा, यानी ओजोन परत के नुकसान के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो अब हम टॉपिक को एक बार देख लेते हैं कि हमने करना क्या क्या था और हमने आज क्या क्या किया है। कुछ जो टॉपिक बेटा बचा है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलेंगे। आपको समझना है जो मुख्यतः चीज़ें थी, जो मेन चीज़ें थी वो मैं आपको बताया हूँ। साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो लेते रहना, यानी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी शब्द को देने वाला कौन था, तो ईपी ओडम ने इकोलॉजी शब्द दिया। और ईपी ओडम ने कहा कि पारिस्थितिकी में दो तरीके के कारक होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक, यानी जैव और अजैव कारक होते हैं। और जैव और अजैव कारकों का अंतर संबंध जो होता है वो क्या कहलाता है हमारा, यानी इकोलॉजी कहलाता है। जैव कारक कौन कौन से होते हैं, यानी उसमें उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटक होता है। और अजैव कारक कौन कौन से होते हैं, इसमें वर्षा होता है, तापमान होता है, समुद्र तल से ऊंचाई होती है, पहाड़ी होता है, पहाड़ होता है, मरुस्थल होता है और समुद्र तल से ऊंचाई होता है। नेक्स्ट बेटा आपको बताया था कि नेक्स्ट क्या बताया था बेटा आपको, ध्यान दीजिए कि जैव एवं अजैव कारकों के
अंतर क्रिया के कितने स्तर हैं? तो जैव एवं अजैव कारकों के अंतर क्रिया के बेटा 4 स्तर हैं। यानी अजैव का अजैव के साथ संबंध, अजैव का जैव के साथ संबंध, जैव का अजैव के साथ संबंध और जैव का जैव के साथ संबंध। आपको लग रहा था कि ये दोनों तो सर सेम हैं, परंतु ये दोनों सेम नहीं हैं। तो अजैव का अजैव के साथ संबंध में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, ये चीज़ें क्लियर आपके होंगी। फिर बेटा अजैव का जैव के साथ क्या संबंध है, स्क्रीनशॉट साथ के साथ ले लीजिए। फिर बेटा जो जैव है, जैव का अजैव के क्या साथ संबंध है, यानी ध्वनि का प्रदूषण होना और वैश्विक तापन बढ़ना, ओजोन परत का ह्रास होना, खनन का होना, खनन बढ़ना, मरुस्थलीकरण होना, वन विनाश होना, ये सब कौन कर रहा है? ये मानव कर रहा है और इससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है। क्लियर? तो मानव जैव कारक है, प्रकृति कैसा कारक है? तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर जैव का जैव के साथ सकारात्मक प्रभाव भी होता है, नकारात्मक प्रभाव भी होता है। यानी जैव विविधता का ह्रास, ये जैव का जैव के साथ कैसा है? ये नकारात्मक कारक है, क्योंकि मानव जब शिकार करता है तो शिकार करने से जरूरी नहीं है कि एक प्रजाति विलुप्त हो, उसके साथ साथ बेटा अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। इसके लिए मेरे पास में बहुत सारे उदाहरण हैं, परंतु मैंने आपको एक उदाहरण देकर संतुष्ट करने का प्रयास किया है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से अधिक उदाहरण जो पूछे जाएंगे वो आप एक उदाहरण से समझ गए होंगे। तो डोडो पक्षी था जो मॉरिशस में रहता था। डोडो पक्षी गूलर के वृक्षों को गूलर के वृक्ष पे जो गूलर लगते हैं उनको अपना भोजन बनाता था। उसका प्रिय भोजन सेलुलोज होता है और गूलर के वृक्ष के ऊपर जो फल आता है उसका बाहर का आवरण सेलुलोज का होता था। उसको खा के गूलर का फूल नीचे गिरता था, फिर वो वहाँ से यानी उपज के नए वृक्ष निकलते थे। तो सऊदी अरेबिया से कौन आए? यानी सऊदी अरेबिया से आने वाले लोगों ने डोडो पक्षी का शिकार किया। साथ साथ कुछ दशकों बाद पता चला कि वहाँ से गूलर के वृक्ष भी नष्ट हो गए। आपको पता होगा कि फसलों में अधिक कीटनाशक डालने से फसलें की उत्पादक क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो वैसे ही आपका एग्जाम्पल है, सरसों की उत्पादकता कम हो गई थी, तो इसकी उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए हमने इसके साथ मधुमक्खी पालन करना प्रारंभ किया। तो इससे मधुमक्खी पालन से हमें प्रॉफिट हो रहा है, साथ साथ सरसों का उत्पादन भी बढ़ रहा है, उधर शहद मिल रहा है, इधर सरसों का उत्पादन बढ़ रहा है। तो यह जैव का जैव के साथ सकारात्मक कारण है। नेक्स्ट बेटा, इकोसिस्टम शब्द को देने वाला कौन है? टेंसले है। जैव एवं अजैव कारकों के अंतर संबंध से पारिस्थितिकी में जो तंत्र स्थापित होता है उसे इको सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट बेटा, पारिस्थितिकी तंत्र उस क्षेत्र के भौतिक, रासायनिक एवं अन्य कारकों यानी पर्यावरण परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। उसके अन्य कारकों पर भी, यानी कौन कौन से कारक? एक तो हमारा भौतिक कारक हो गया, रासायनिक कारक हो गए, और अन्य कारकों पे भी उसका प्रभाव पड़ता है हमारा, यानी पर्यावरणीय परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। साथ के साथ यदि स्क्रीनशॉट लेना तो लेते रहिए। फूड चेन यानी भोजन के लिए, फूड चेन क्या है बेटा? भोजन के लिए, भोजन अर्थात ऊर्जा, बात समझ में आ गई होगी। भोजन के लिए समस्त जीवों का एक दूसरे पर निर्भर होना, ये क्या कहलाता है बेटा? यानी फूड चेन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। तो उत्पादक जो होते हैं बेटा, वे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं? सीधे पेड़ पौधों से। मतलब उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं? सीधे बेटा, यानी सूर्य से बनाते हैं। और पादपों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर बेटा एक धातु होती है मैग्नीशियम, जिसके कारण यानी पत्तों का रंग हरा होता है। यदि मैग्नीशियम धातु की मात्रा घटा दी जाए पृथ्वी से तो पेड़ पौधों के पत्तों का रंग कैसा हो जाएगा? तो समझ लेना बेटा कि कैसा रंग होगा? उनके पत्तों का रंग पीला हो जाएगा। तो उत्पादक के बाद मैंने आपको बताया था प्रारंभिक उपभोक्ता, यानी वे पक्षी जो सीधे किस पर निर्भर करते हैं बेटा? यानी सीधे उत्पादक पर निर्भर करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? यानी प्रारंभिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी यानी हिरन, ये सीधे प्रकृति से अपना भोजन बनाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता बेटा कौन से होते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, अर्थात जैसे चीता, बाघ, शेर आदि। ये किसको खाते हैं? ये छोटे छोटे जानवरों को खा जाते हैं। ऐसे बेटा अंतिम उपभोक्ता कौन सा है? यानी जो अंतिम उपभोक्ता भी मांसाहारी होते हैं, जो अंत में सबको खा जाते हुए अंतिम उपभोक्ता। जैसे क्या हो गया बेटा? हमारा गिद्ध हो गया। तो फिर मैंने कहा था
कि अपघटक के लिए बेटा ये फिर वही सेम प्रक्रिया है कि उत्पादक सूर्य से भोजन बना रहे हैं और उत्पादक से भोजन कौन बना रहा है? प्रारंभिक उपभोक्ता, इससे सेकंड उपभोक्ता, इससे थर्ड उपभोक्ता। लेकिन जो अपघटक हैं तो इस खाद्य श्रृंखला जो है बेटा ये, तो अपघटक खाद्य श्रृंखला में कहाँ रखे जाते हैं? तल में रखे जाते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक स्तर पर कार्य करते हैं। अपघटक का काम क्या होता है? ये स्वच्छ अभियान चलाते हैं, अर्थात अपघटक प्रकृति के सफाई कर्मी कहलाते हैं। अपघटक जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया। आगे बेटा हम बात करें तो खाद्य जाल कैसे होता है? यानी समस्त जीव एक दूसरे को खाने पर निर्भर रहते हैं, ये खाद्य जाल कहलाता है। आपके सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, खाद्य जो जाल होता है, खाद्य जाल का अंतिम स्रोत और प्राथमिक स्रोत क्या होता है बेटा? वो सूर्य ही होता है। तो जो खाद्य जाल होता है, खाद्य जाल में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो बेटा 10% की वृद्धि से बढ़ता है। इसको 10 का नियम भी कहते हैं। इसका प्रामीण्य आपको पता है। जो बेटा खाद्य श्रृंखला में कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक एक तल से जब दूसरे तल में जाते हैं तो वे 10 गुना के नियम से वृद्धि करते हैं। एक तल से दूसरे तल में जाएंगे तो 10 गुना के नियम से वो वृद्धि करेंगे, 10 गुना के नियम से वृद्धि करते हैं। तो जो ऊर्जा का प्रामीण्य होता है बेटा वो सदैव कैसा होता है? वो सीधा होता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह 10% के नियम से आगे बढ़ता है। और पर्यावरण के लिए बेटा मैं आपको बता रहा था कि स्थलमंडल, जैवमंडल और वायुमंडल। जो स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल हैं, इन तीनों मंडलों से कनेक्ट बेटा जैवमंडल है और यहीं पर मानव निवास करता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो प्रदूषण की बात करें तो पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक, जैविक एवं अन्य कारकों के विपरीत और अनचाहा परिवर्तन जब होता है तो उससे प्रदूषण होता है। परिवर्तन का परिणाम बेटा प्रदूषण होता है। प्रदूषण सर्वाधिक कब हुआ? जब जेम्स वाट ने भाप इंजन की खोज की तो कोयले का दहन अधिक बढ़ गया 16वीं शताब्दी में। तो कोयले का दहन बढ़ने से अधिक प्रदूषण हुआ, तो इसको रोकने के लिए 1830 में ब्रिटेन में सर्वप्रथम कदम उठाया गया। नेक्स्ट बेटा हमने क्या करना है? प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। प्रदूषण के मानक आपको मैं बता दी हूँ, स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते चलो बेटा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सब लोग प्रदूषणकारी मानते हैं, लेकिन बेटा ये प्रदूषणकारी गैस नहीं है। ये क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत बार आया हुआ है, 12-15 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रदूषणकारी गैस नहीं है। तो ओजोन गैस प्रदूषणकारी गैस है, परंतु वो गैस बेटा कैसी होनी चाहिए? धरातलीय गैस होनी चाहिए। तो ये नाइट्रोजन के साथ मिलकर फेफड़ों के कैंसर करती है और ये पेट्रोल चलित वाहनों से निकलती है, डीजल वाहनों से नहीं निकलती है। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे आपको बताया होगा बेटा ज़रूर। सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक प्रदूषणकारी गैस है, डीजल चलित वाहनों से निकलती है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है और ये श्वास रोग, दमा और बेटा अस्थमा के लिए जिम्मेदार होती है। जो CFC होती है ये ओजोन परत के नुकसान के लिए बेटा जिम्मेदार होती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं पिछले 5 मिनट से इंतजार में था। Subscribe for more content.